अमर लोगों की दुनिया में पुनर्जन्म। मैं बनता हूं वैनसेस्ट घराने का सच्चा जन्मजात बेटा, जो एक अमर राजवंश है। मेरे पिता इस युग के स्वर्गीय सम्राट हैं। मेरे दादाजी एक सच्चे अमर हैं। यहां तक कि हमारे घर के सबसे निचले दर्जे के नौकर भी सांतियर हैं। एक ऐसे परिवार में पैदा होने के बाद जो इतना शक्तिशाली है, मैं आसानी से आराम से बैठकर अपनी जिंदगी मजे में गुजार सकता था। लेकिन मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे अंदर एरॉन सिस्टम जाग जाता है। यह सिस्टम मुझे किसी दूसरी दुनिया की गहराइयों में जाने का आदेश देता है। यह चाहता है कि मैं वहां चल रहे एक डार्क राइजिंग यानी काले विद्रोह को खत्म करूं। कृपया, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? क्या आप मेरी बैकग्राउंड को जानते हैं? तो मैं घूमता हूं और उस दूसरी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स सीधे अपने परिवार को सौंप देता हूं। मैं अपने पिता, जो कि स्वर्गीय सम्राट हैं, उन्हें खुद सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में जाने देता हूं। वह बहुत आसानी से उस विदेशी भूमि पर अपना परचम लहरा देते हैं। वह उस डार्क सोवरेन को कुचल देते हैं। वह उस विद्रोह को खत्म कर देते हैं। जैसे ही मिशन पूरा होता है, मैं मुस्कुराता हूं और सिस्टम से कहता हूं, कनेक्शन होने के बाद भी उनका इस्तेमाल न करना वह तो बेवकूफी होगी। अभी सॉवरेन्स के हॉल में मैं एक गहरी सांस लेता हूं और अपने पिता से कहता हूं, पिताजी, मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही शानदार खबर है। एल्ड्रिच अपनी एक भौं उठाते हैं। शानदार खबर? ओह, चलो मुझे भी सुनने दो। मैं थोड़ा और करीब आता हूं और अपनी आवाज को धीमा कर लेता हूं, लेकिन मेरे लहजे का उत्साह जरा सा भी कम नहीं होता। पिताजी, अभी जब मैं ध्यान में बैठा था, शायद आज के कमिंग ऑफ एज सेरेमनी यानी वयस्क होने के उत्सव के कारण मेरे ब्लड लाइन की शक्ति बढ़ गई और मेरी आत्मा के भीतर उथल पुथल के बीच मुझे धुंधला सा एक अजीब दुनिया का एहसास हुआ। यह बात आधी सच और आधी झूठ है। सिस्टम सचमुच मेरी आत्मा के भीतर रहता है, इसलिए यह कहना कि यह मेरी आत्मा से जुड़ा है बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम्हें एक अजीब दुनिया का एहसास हुआ। एल्ड्रिच की आंखें एक ही पल में बदल जाती हैं। 18वें रेलम सोवरेन्स के पार एक 19वें रेलम के स्वर्गीय सम्राट के रूप में वह अच्छी तरह जानते हैं कि इन शब्दों का कितना वजन है। यह अनगिनत दुनियाएं माप से परे विशाल हैं। उनकी अपनी दुनिया के बाहर अनगिनत दूसरी दुनियाएं, बड़ी और छोटी, अंतहीन क्योस वॉइड यानी अराजक शून्यता में तैर रही हैं। हर दुनिया में अंतहीन रिसोर्सेज, कल्टीवेशन के अलग अलग रास्ते और एक पूरा वर्ल्ड कोर एसेंस होता है। हमारे जैसे एक अमर घराने के लिए अपने रिसोर्सेज और कोर एसेंस को छीनने के लिए दूसरी दुनिया को जीतना ही इस परिवार को हमेशा मजबूत बनाए रखने का सबसे जरूरी तरीका है। आखिरी क्रॉस वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट यानी दूसरी दुनिया पर जीत दर्जनों हजार साल पहले हुई थी। डिविनेशन यानी भविष्यवाणी की कला में माहिर एक सॉवरेन एल्डर ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ इसलिए झोंक दी थी ताकि वह बमुश्किल एक छोटी सी मरती हुई दुनिया के कोऑर्डिनेट्स की गणना कर सकें। इसके बावजूद उस अभियान ने हमारे परिवार को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया था और अब उनका अपना बेटा कह रहा है कि उसने एक नई दुनिया को सेंस किया है। एल्ड्रिच की सांसें खुद ब खुद तेज हो जाती हैं, लेकिन आखिरकार वह इस युग के स्वर्गीय सम्राट हैं। उनका दिमाग माप से परे शक्तिशाली है। वह एक पल में खुद को शांत कर लेते हैं। कायल, यह कोई छोटी बात नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह तुम्हारे कल्टीवेशन के दौरान सिर्फ एक भ्रम नहीं था? पिताजी, पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन वह एहसास बिल्कुल साफ था। मैं धुंधला सा उस दुनिया की लोकेशन और उसके बारे में कुछ बेसिक बातें भी सेंस कर सकता हूं। ओह, मुझे बताओ, उस दुनिया की हालत कैसी है? जितना मैंने महसूस किया है, वह दुनिया कल्पना से परे अमीर है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत घनी है। उसके कॉस्मिक लॉज हमारी तुलना में कम कंप्लीट हैं, फिर भी वे अपने आप में एक अद्भुत जादू समेटे हुए हैं। मैंने पहले एक बड़ा लालच सामने फेंका। यकीनन कल्पना से परे अमीर शब्द सुनते ही एल्ड्रिच की आंखें और चमक उठती हैं, लेकिन मैं अपना लहजा बदलता हूं और मेरी आवाज भारी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वह दुनिया एक बड़ी तबाही में फंसी हुई है। एक बेहद शक्तिशाली जीव अपने किसी मकसद के लिए वहां के लिविंग बीइंग्स यानी जीवित प्राणियों का पागलों की तरह कत्लेआम कर रहा है। पूरी दुनिया गुस्से और शिकायत से घुट रही है। उसके नियम अराजकता में हैं और वह दुनिया टूटने के संकेत दे रही है। मेरी बात सुनने के बाद एल्ड्रिच चुप हो जाते हैं। वह तुरंत कोई जवाब नहीं देते। उनकी गहरी आंखों में अनगिनत विचार दौड़ रहे हैं। संसाधनों से भरपूर दुनिया, आंतरिक कलह से फटी दुनिया और साफ कोऑर्डिनेट्स। इन तीनों फैक्ट्स का एक साथ ढूंढने का क्या मतलब है, ये वे किसी से भी बेहतर समझते हैं। इसका मतलब है माप से परे एक खजाना, स्वर्ग से मिला एक बेहतरीन मौका। अगर कायल की बात सच है, तो हाउस वैनसेस्ट अपने इतिहास में एक ऐसा विकास देख सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। एक पूरे वर्ल्ड कोर एसेंस को निगल जाने से परिवार की फाउंडेशन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी और शायद उन्हें ट्रू इमोर्टल यानी सच्चे अमर के लीजेंडरी रेलम की एक झलक भी मिल जाए। इस विचार पर एल्ड्रिच जैसे स्थिर दिमाग वाले इंसान का दिल भी उनके कंट्रोल से बाहर होकर तेजी से धड़कने लगता है। वह तेजी से अपने पैरों पर खड़े होते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एक पल में वह मेरे सामने खड़े होते हैं। वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और उनकी स्पिरिचुअल सेंस की एक कोमल लेकिन असीम लहर मेरे शरीर में समा जाती है। ये बहुत सावधानी से मेरी आत्मा की तलाशी लेती है। मेरा दिल घबरा जाता है, लेकिन सतह पर मैं कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। मैं अपने पिता को खुलकर तलाशी लेने देता हूं। जहां तक नर्वस होने की बात है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फैक्ट को अलग रख दें कि मैं इस दुनिया में कोक से ही क्रॉस करके आया हूं। अगर मुझे पकड़ा जाना होता तो यह बहुत पहले ही हो चुका होता। और जहां तक बात इस मुसीबत वाले सिस्टम के पकड़े जाने की है, तो मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अगर यह मिल भी जाता है तो यह अनबाइंड हो जाएगा
और मैं बस अपने पिता का बेटा बनकर जीता रहूंगा। एल्ड्रिच की स्पिरिचुअल सेंस मेरी आत्मा के समंदर से होकर गुजरती है। उन्हें सिर्फ इतना महसूस होता है कि उनके बेटे की आत्मा असामान्य रूप से मजबूत और रिफाइंड है, और उस आत्मा की गहराइयों में सचमुच एक धुंधला सा, लगभग अदृश्य सा दूसरी दुनिया का आभास मौजूद है। वह आभास पूरी तरह से सन्नाटे, जहर और पागलपन से भरा है। यह बिल्कुल उसी तबाही के नजारे से मेल खाता है जैसा मैंने बताया था। तो यह सच है। एल्ड्रिच को आखिरकार यकीन हो जाता है। वह अपना हाथ पीछे खींचते हैं और मेरी तरफ देखते हैं। उनकी आंखें खुशी, सदमे और शब्दों से परे बेतहाशा आनंद से भरी हुई हैं। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने बस एक प्रोडिजी सन, यानी अद्भुत प्रतिभाशाली बेटे को जन्म दिया है, जो एक दिन उनकी विरासत को संभालेगा और हाउस वैनसिस्ट को एक गौरवशाली भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बेटा उन्हें जो सरप्राइज देगा वह उम्मीदों से इतना आगे निकल जाएगा। यह कोई मामूली होनहार बेटा नहीं है। यह तो आसमान की तरफ से हाउस वैनसिस्ट को दिया गया एक परम आशीर्वाद है। एल्ड्रिच अब अपने दिल के उत्साह को रोक नहीं पाते। वह अपना सिर पीछे झुकाते हैं और जोर से हंसते हैं। उनकी हंसी बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है और सोवरेंस का पूरा हॉल उससे गूंज उठता है। उनके कंट्रोल से बाहर होकर धरती और आसमान की एक खौफनाक आभा आसमान की तरफ बढ़ती है, जो 9वें आसमान के बादलों को हिला देती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वह इस शब्द को 3 बार दोहराते हैं और मेरे कंधे को जोर से थपथपाते हैं। मेरे प्यारे बेटे, तुम सचमुच मेरा गर्व हो। पूरे हाउस वैनसिस्ट के सबसे बड़े प्रोडिजी हो। उनकी थपकी से मेरा कंधा दर्द करने लगता है, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल जाती है। एल्ड्रिच अपने उत्साह में हॉल में चक्कर काटते हैं। उनकी आंखों की चमक और तेज होती जाती है। उथल पुथल से भरी दुनिया निश्चित रूप से कमजोर सुरक्षा वाली होगी। वह तथाकथित शक्तिशाली जीव, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह संसाधनों से भरपूर हाउस वैनसिस्ट की गहराइयों का मुकाबला कैसे कर सकता है? यह सचमुच स्वर्ग से मिला एक मौका है। नहीं, यह मामला बहुत बड़ा है। यह मेरी अकेली समझ के फैसलों से परे है। बेटे, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है। गार्ड्स, मेरे आका, मेरा सोवरेन सील लो। फॉरबिडन ग्राउंड्स यानी प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाओ और पैट्रियार्क यानी कुलपिता को जगाओ। जैसे ही एल्ड्रिच ये शब्द बोलते हैं, फर्श पर घुटने टेके बैठे 2 14वें रेलम के डेमिसेंट गार्ड्स बुरी तरह कांप उठते हैं। उनके चेहरे अविश्वास से भर जाते हैं। वे यहां तक सोचने लगते हैं कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुन लिया। पैट्रियार्क, जब हाउस वैनसिस्ट पैट्रियार्क की बात करता है तो उस शब्द का हमेशा एक ही मतलब होता है। इसका मतलब है वह सर्वोच्च जीव जो फॉरबिडन ग्राउंड्स के सबसे गहरे हिस्से में सो रहा है, जिसने बहुत समय पहले ट्रू इमोर्टल के रेलम में कदम रख दिया था। वे हाउस वैनसिस्ट के सच्चे सहारा हैं। वही वजह है कि हाउस वैनसिस्ट सेलेस्टियल डोमेन के शिखर पर खड़ा है। वह आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है, जो इसे झुकती हुई दुनिया को देखने की ताकत देता है। जब तक परिवार को पूरी तरह खत्म होने के संकट का सामना न करना पड़े, तब तक पैट्रियार्क की नींद में खलल डालना बिल्कुल बिल्कुल असंभव है। पिछली बार पैट्रियार्क को 2 लाख साल पहले जगाया गया था, जब हाउस वैनसिस्ट को ब्रह्मांड के समंदर में अपने आखिरी दिनों में एक बड़ी दुनिया मिली थी, और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने उसे जीत लिया था। जैसे ही वे जीत के फल का दावा करने के लिए तैयार हुए, कई अमर राजवंशों ने मिलकर हमला कर दिया। उस समय हाउस वैनसिस्ट के 7 सोवरेंस खून बहने तक लड़े थे। पूरी तरह हारने की कगार पर उन्हें अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैट्रियार्क सामने आए। सिर्फ एक उंगली से उन्होंने उन अमर राजवंशों की संयुक्त सेनाओं को अस्तित्व से मिटा दिया। अंत में उन राजवंशों के पीछे खड़े हाफ मोर्टल्स ने मिलकर एक बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकाई, और तभी पैट्रियार्क ने बाकी लोगों को बख्शा। फिर भी उस एक कदम ने अनगिनत युगों तक पूरे सेलेस्टियल डोमेन में दहशत पैदा कर दी थी। उस दिन के बाद से किसी ने भी कभी हाउस वैनसिस्ट के सम्मान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, और अपने आखिरी दिनों की उस दुनिया ने अमर हाउस वैनसिस्ट को 2 सोवरेन रेलम एल्डर्स दिए। लेकिन आज कोई दुश्मन का हमला नहीं हुआ है। परिवार पूरी तरह सुरक्षित है, और फिर भी लॉर्ड पैट्रियार्क को जगाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा? दोनों गार्ड्स अंदर तक हिल चुके हैं। उनका दिमाग सुन्न हो चुका है, और एक पल के लिए वे जवाब देना ही भूल जाते हैं। एल्ड्रिच अपनी त्योरियां चढ़ाते हैं और उनसे एक हल्का दबाव निकलता है। दोनों गार्ड्स ऐसे चौंकते हैं जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। अपने सदमे से बाहर आते हुए वे जल्दी से अपने सिर झुकाते हैं और कांपती आवाजों में जवाब देते हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा मेरे आका। चूंकि लॉर्ड ने यह फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से उनके पास इसकी कोई बड़ी वजह होगी। एक गार्ड कांपते हाथों से एल्ड्रिच से सोवरेन सील लेता है, जो लॉर्ड के सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक है। फिर वे दोनों एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं करते। वे तेजी से हरकत में आते हैं, रोशनी की 2 लकीरों में बदल जाते हैं और हॉल ऑफ सोवरेंस से पूरी ताकत से बाहर निकलते हैं, फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ उड़ जाते हैं। उनके जाते हुए चेहरों को देखकर मेरा अपना दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। हे भगवान, मेरे पिता तो इस बात को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि मेरे पिता यह खबर सुनकर रोमांचित हो जाएंगे। मैं जानता था कि वह इसे गंभीरता से लेंगे। मैंने यहां तक सोचा था कि परिवार इस दूसरी दुनिया के अभियान पर चर्चा करने के लिए एक टॉप लेवल काउंसिल बुला सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता का रिएक्शन इतना सीधा, इतना दमदार होगा। बिना एक शब्द कहे वह सीधे बैकअप बुला लेते हैं, और वह जिसे बुलाते हैं वह परिवार का सबसे शक्तिशाली जीव है, एक ट्रू इमोर्टल। क्या आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? एक जिंदा लीजेंड, एक अमर जो नश्वर लोगों के बीच चलता है।
उनके खून की एक बूंद पूरे युगों को कुचल सकती है। उनके बाल का एक कतरा सूरज, चांद और तारों को काट सकता है। उस स्तर का एक जीव अपनी नींद से जगाया जाने वाला है, सिर्फ मेरी कुछ बातों की वजह से। रोमांचक, बहुत ही ज्यादा रोमांचक। सतह पर मैं शांत रहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर, शब्दों से परे, उत्साह का एक सैलाब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। तो ये होता है ताकत का स्वाद। तो ऐसा महसूस होता है एक टॉप टियर अमर वारिस होने पर। मैं बस सिस्टम का काम करने वाला लड़का नहीं बनना चाहता था। मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने एक छोटी सी स्कीम बनाई। मैं चाहता था कि परिवार मेरी मदद करे और मेरे पिता सीधे स्ट्रैटेजिक न्यूक यानी ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ गए। यह एहसास बहुत अच्छा है, अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। एल्ड्रिच को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उनका बेटा क्या सोच रहा है। वह खुद भी बेहद उत्साह की स्थिति में है। उनके लिए भी पैट्रियार्क को जगाने का फैसला लेने के लिए बहुत बड़े संकल्प की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। यह मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिसोर्सेज से भरपूर एक पूरी नई दुनिया जिसके कोऑर्डिनेट्स साफ हैं। हाउस वेंसेस्ट के लिए यह किसी नए पुनर्जन्म से कम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे उनके जैसा एक अकेला स्वर्गीय सम्राट पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। एक क्रॉस वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। कौन जानता है कि वहां का पानी कितना गहरा है? वह जीव जो उस दुनिया को अराजकता में धकेल रहा है, वह क्या है? क्या वह 18वें रेलम का सोवरेन है, 19वें रेलम का स्वर्गीय सम्राट है, या कोई अमर है? वह इसके खिलाफ सुरक्षा का इंतजाम करने से पीछे नहीं हट सकते। अगर कायल गलत भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा पैट्रियार्क से डांट पड़ेगी, और उसके बाद वह कायल की पिटाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बात यही है। वह मेरी तरफ देखते हैं, उनकी नजर और भी कोमल हो जाती है, गर्व से भरी हुई। कायल, यहां आओ। एल्ड्रिच सिंहासन की तरफ चलते हैं। हॉल के मुखिया के रूप में बैठते हैं और मुझे इशारा करते हैं। जी पिताजी। उनके सिंहासन के नीचे एक अकेली सीट है, वहां मौजूद इकलौती सीट। यह एक ऐसे पद को दर्शाती है जो खुद मुखिया के बाद दूसरे नंबर पर है। आमतौर पर केवल परिवार के सबसे केंद्रीय सॉवरेन एल्डर्स ही यहां बैठने के हकदार होते हैं। मैं मना नहीं करता। मैं आराम से बैठ जाता हूं। पहले मैं सबसे पसंदीदा सच्चा बच्चा था, भविष्य का वारिस। और अब, भले ही मैंने अभी तक एक ट्रू इमोर्टल का कंफर्मेशन नहीं सुना है, लेकिन एक स्वर्गीय सम्राट से लगभग कभी गलती नहीं होती। एल्ड्रिच 90% आश्वस्त हैं कि यह एक नई खोजी गई दुनिया है, जिसका मतलब है कि मैं वह इंसान हूं जिसने परिवार को एक बेजोड़ योग्यता दी है, वह आशीर्वाद, वह मुख्य चेहरा जो हाउस वैंसेस्ट के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। कायल, मेरा हमेशा से मानना था कि तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा कल्टीवेशन था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मैं गलत था। तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा तुम्हारी किस्मत है, वह उपकार जो स्वर्ग हाउस वैंसेस्ट पर दिखा रहा है। बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो। यह स्वर्गीय सम्राट, जिनकी ताकत युगों पर भारी है, मेरी तारीफ में शब्दों की कोई कमी नहीं छोड़ते। इस पल मैं अंदर से बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे शब्द विनम्र रहते हैं। पिताजी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो बस भाग्यशाली था और कुछ नहीं। यह सब हाउस वैंसेस्ट की फलती फूलती किस्मत और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है। ये शब्द एल्ड्रिच को और भी ज्यादा खुश कर देते हैं। सर्वोच्च प्रतिभा, बुलंद किस्मत, और फिर भी न तो घमंड और न ही अहंकार। सारा क्रेडिट परिवार को देना जानते हैं। उनका बेटा बस एक परफेक्ट वारिस है। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है, ये वही है जिसके तुम हकदार हो। एल्ड्रिच हाथ हिलाते हैं, फिर उनके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो जाते हैं। लेकिन जब तक पैट्रियार्क अपना फैसला नहीं ले लेते, यह बात बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। यह फैक्ट कि तुम्हें दूसरी दुनिया के कोऑर्डिनेट्स का एहसास हुआ है, फिलहाल किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। मैं समझता हूं, एक आम आदमी निर्दोष होता है, फिर भी खजाना हाथ में होना उसे निशाना बना देता है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि हाउस वैंसेस्ट के भीतर कोई भी मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करेगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हम दोनों वहां हॉल ऑफ सोवरेंस में दबी आवाजों में बात करने लगते हैं। एल्ड्रिच उस दूसरी दुनिया के हर पहलू के बारे में विस्तार से पूछते हैं, और मैं सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी को अपने शब्दों में आधा सच बनाकर उन्हें हर पॉइंट बताता हूं। ठीक उसी समय जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उस दूसरी दुनिया को कैसे बांटा जाए, हाउस वैंसेस्ट की पूरी पैतृक सीट अचानक हिंसक रूप से कांप उठती है। फॉरबिडन ग्राउंड्स की दिशा से एक अकथनीय, विशाल और भयानक आभा आसमान की तरफ बढ़ती है। वह आभा समय और स्थान के 10,000 युगों में फैली हुई लगती है, जिसमें सालों का क्षय और अमृता की छाप दोनों शामिल हैं। एक ही पल में यह पूरे सेलेस्टियल डोमेन को ढक लेती है। आसमान के ऊपर 10,000 लॉज दर्द से रो उठते हैं और सिकुड़ जाते हैं। अनगिनत सितारे इस पल अपनी रोशनी खो देते हैं, कांपते हुए। पूरे सेलेस्टियल डोमेन में एकांत में बैठे हर एल्डर की आंखें, चाहे वे कहीं भी हों, उनका कल्टीवेशन कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इस पल डर के मारे खुल जाती है। सभी आतंक और अविश्वास से भरे चेहरों के साथ हाउस वैंसेस्ट की तरफ देखने लगते हैं। यह एक ट्रू इमोर्टल की आभा है। हे भगवान, पैट्रियार्क सचमुच जाग गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी धरती हिला देने वाली घटना घट गई है? हॉल ऑफ सोवरेंस के अंदर एल्ड्रिच अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक अभूतपूर्व रोशनी चमक उठती है। वह जानते हैं कि यह पैट्रियार्क के जागने का संकेत है।
वह मेरी तरफ मुड़ते हैं और उनका चेहरा अपने उत्साह को छिपाने में पूरी तरह नाकाम रहता है। काइल, आओ, अपने पिता के साथ अपने दादाजी को सम्मान देने के लिए चलो। हाउस वैनसेस्ट का यह पवित्र द्वीप बहुत विशाल है, जैसे कि कॉस्मस में तैरता हुआ कोई महाद्वीप हो। सोवरेंस के हॉल के अलावा जहां लॉर्ड एल्ड्रिच रहते हैं और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जहां हम यानी सीधे ब्लड लाइन के लोग रहते हैं, इसके भीतर अनगिनत मेडिटेशन चैम्बर्स, एल्डर हॉल्स, स्क्रिप्चर पेविलियन और फोर्जिंग रूम्स हैं। इस समय इन सभी जगहों पर हाउस वैनसेस्ट का हर एक मेंबर, चाहे वह एकांत साधना में हो या किसी काम में व्यस्त हो, अपने हाथ का सब कुछ छोड़ देता है। इस पल धुंध से घिरी एक छोटी पर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग नीले पत्थर की शिला पर पालथी मारकर बैठे हैं और कई युवा जूनियर्स को उनके कल्टीवेशन में गाइड कर रहे हैं। वह इंस्ट्रक्टर एल्डर हैं जो परिवार के कोर डिसाइपल्स को कल्टीवेशन के तरीके सिखाते हैं और वह खुद एक 18वें रेलम के सोवरेन हैं। जैसे ही वह आभा वहां पहुंचती है, उस बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। उनके हाथ का चाय का कप एक तीखी आवाज के साथ जमीन पर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। वह अचानक उठ खड़े होते हैं। फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ देखते हुए उनका पूरा शरीर कांप रहा है। उनकी आंखें खौफ और श्रद्धा से भरी हैं। ये पैट्रियार्क जाग गए हैं। उनके पास बैठे युवा जूनियर्स का कल्टीवेशन अभी बहुत कम है। उस आभा के दबाव में वे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एल्डर, ये क्या हो रहा है? शांत रहो। ये पैट्रियार्क की इमोर्टल माइट यानी अमर शक्ति है। तुम्हें बस घुटने टेकने और झुकने की जरूरत है। आगे कुछ मत बोलो। इसके साथ ही वह सबसे पहले अपने कपड़े ढेके ठीक करते हैं, फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ श्रद्धा से घुटने टेकते हैं और पूरी तरह साष्टांग प्रणाम करते हैं। हाउस वैनसेस्ट के वंशज पैट्रियार्क के जागने का विनम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। यही नजारा हाउस वैनसेस्ट में बार बार हर जगह दिखाई देता है। एक शानदार काउंसिल हॉल में खौफनाक आभा वाले 1 दर्जन से ज्यादा लोग बिल्कुल सीधे और गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। वे हाउस वैनसेस्ट की काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं। हर एक सदस्य 18वें रेलम सॉवरेन लेवल का पावर हाउस है। किसी भी आम दिन पर उनका एक कदम पूरे सेलेस्टियल डोमेन को हिलाकर रख देता। फिर भी अब उन सभी ने अपना आपा खो दिया है। ये पैट्रियार्क हैं। लॉर्ड ने सचमुच पैट्रियार्क को जगा दिया है। हे भगवान, ऐसी क्या जरूरी बात हो सकती है जिसके लिए खुद पैट्रियार्क को परेशान करना पड़ा? एक गर्म मिजाज वाले लाल बालों वाले सोवरेन टेबल पर हाथ मारते हैं और झटके से खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा सदमे और उलझन से भरा है। हाउस वैनसेस्ट अब पूरे सेलेस्टियल डोमेन पर राज करता है और 10,000 नस्लें हमें ट्रिब्यूट देती हैं। भला ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके लिए पैट्रियार्क को जगाने की जरूरत पड़े? क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर से किसी ट्रू इमोर्टल ने हमला कर दिया हो? सबसे मुख्य सीट पर एक ग्रे कपड़े ढेरे पहने बुजुर्ग अपनी धुंधली आंखें खोलते हैं और उस पर एक ठंडी नजर डालते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो। लॉर्ड अपने गहरे मकसद के साथ काम करते हैं। एल्डर्स होने के नाते हमें बस चुपचाप लॉर्ड के आदेश का इंतजार करना चाहिए। उस नजर के सामने वह लाल बालों वाला सॉवरेन पीछे हट जाता है, अपनी गर्दन सिकोड़ता है और वापस बैठ जाता है। वे ग्रे कपड़े वाले बुजुर्ग बहुत सीनियरिटी वाले ग्रैंड एल्डर हैं। उनकी ताकत 18वें रेलम के पीक पर है, जो 19वें रेलम से सिर्फ 1 कदम दूर है। लेकिन इस पल उनके दिल में भी तूफानी लहरें उठ रही हैं। वह किसी से भी बेहतर समझते हैं कि पैट्रियार्क को जगाने का क्या मतलब है। वह हॉल के पार गहरी निगाहों से देखते हैं। आखिर एल्ड्रिच करने की क्या कोशिश कर रहा है? बाहर चल रहे इन सभी रिएक्शंस के बारे में तूफान के बिल्कुल केंद्र में खड़े मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं अपने पिता एल्ड्रिच के ठीक पीछे चल रहा हूं, जो डिवाइन लाइट यानी दिव्य रोशनी की एक लकीर में बदलकर फॉरबिडन ग्राउंड्स की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रास्ते में मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता हूं कि हाउस वैनसेस्ट की पूरी पैतृक सीट एक अदृश्य ताकत से बंधी हुई है। कॉस्मिक लॉज जो आमतौर पर बिना रुके बहते हैं, अब पूरी तरह जमे हुए और असंभव रूप से भारी लग रहे हैं। हवा एक विशाल और प्राचीन आभा से भरी हुई है, जो आत्मा की गहराइयों से खौफ पैदा करती है। तो यह होती है एक ट्रू इमोर्टल की ताकत। सिर्फ उनके जागने की आभा ही 10,000 नियमों को सिकोड़ सकती है। मैं अंदर तक हिल गया हूं। अब मुझे अपने पैट्रियार्क की ताकत का कहीं ज्यादा स्पष्ट एहसास हो गया है और इसी के साथ मैं और भी ज्यादा आश्वस्त महसूस कर रहा हूं। जब हमारे ऊपर राज करने वाला इतना महान जीव मौजूद है, तो उस डार्क क्योटिक वर्ल्ड के तथाकथित सॉवरेन की क्या औकात है? पैट्रियार्क तो शायद उसे एक फूंक में ही उड़ा दें। जल्द ही हम दोनों फॉरबिडन ग्राउंड्स के बाहरी किनारे पर पहुंच जाते हैं। यह केओस एनर्जी यानी अराजक ऊर्जा से घिरी एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इस रेंज की गहराइयों में कोई भी धुंधला सा एक विशाल प्राचीन इमोर्टल टोम्ब यानी अमर मकबरा देख सकता है। उस मकबरे के चारों तरफ समय और स्थान बिगड़े हुए हैं। कॉस्मिक लॉज टूट चुके हैं, जिससे सभी जीवों के लिए एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन बन गया है, जिसके पास जाने की हिम्मत एक सोवरेन भी आसानी से नहीं करता। इस समय आदेश पर भेजे गए 2 डेमिसेंट गार्ड्स उस फॉरबिडन जोन के बाहर घुटने टेके बैठे हैं। उनके शरीर उनके सामने कांप रहे हैं। सोवरेन सील हवा में तैर रही है, एक हल्की सी चमक दे रही है और गहराइयों से निकलने वाली उस खौफनाक इमोर्टल माइट को बमुश्किल रोक पा रही है। एल्ड्रिच और मुझे आते देखकर दोनों गार्ड्स को उतनी ही राहत मिलती है जितनी किसी रिहा हुए कैदियों को मिलती है। मेरे आका, यंग लॉर्ड, उठो! एल्ड्रिच हाथ हिलाते हैं। उनकी नजर गंभीर है।
क्योंकि वह फॉरबिडन ग्राउंड्स की गहराइयों में देख रहे हैं। वह प्राचीन इमोर्टल टोम्ब अब एक हल्की सी चमक दे रहा है। मकबरे के बड़े दरवाजों पर जमी धूल और पत्थर धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। मकबरे के भीतर से एक धीमी भारी गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जैसे कि 10,000 युगों से सोया हुआ कोई विशाल जीव धीरे धीरे जाग रहा हो। एल्ड्रिच एक गहरी सांस लेते हैं, अपने कप धीरे सीधे करते हैं, फिर उस इमोर्टल टोम्ब की तरफ झुकते हैं और गहरा प्रणाम करते हैं। मैं एल्ड्रिच अपने बेटे कायल के साथ एक बेहद जरूरी खबर देने आया हूं। हमने आपके आराम में खलल डाला है और इसके लिए आपकी माफी चाहते हैं। उनकी आवाज स्पिरिचुअल सेंस के जरिए फॉरबिडन ग्राउंड्स की गहराइयों में चली जाती है। यह देखकर मैं जल्दी से उनके उदाहरण का पालन करता हूं और सम्मानपूर्वक झुकता हूं। मैं कायल हाउस वेंसेस्ट का वंशज पैट्रियार्क को नमन करता हूं। भले ही यह ट्रू इमोर्टल मेरे अपने दादाजी हैं, लेकिन मैंने उन्हें अपने जन्म के समय केवल एक बार देखा था, इसलिए मेरा दिल अभी भी थोड़ा असहज है। ठीक उसी समय जब मेरे विचार इधर उधर भटक रहे हैं, उस इमोर्टल टोम्ब की गहराइयों से एक बूढ़ी फटी हुई आवाज धीरे धीरे बाहर निकलती है। वह आवाज बहुत तेज नहीं है, फिर भी यह हर आत्मा की गहराइयों में बिल्कुल साफ सुनाई देती है। एल्ड्रिच, कायल, तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब करने यहां क्यों आए हो? जैसे ही वह बूढ़ी और फटी हुई आवाज गूंजी, एल्ड्रिच का शरीर साफ तौर पर कांप उठा। पैट्रियार्क को रिपोर्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फैमिली पर कोई तबाही या खात्मे का खतरा मंडरा रहा है, बल्कि हाउस वैनसेस्ट को स्वर्ग से मिला एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिला है। यह मामला आने वाली 10,000 पीढ़ियों तक हाउस वैनसेस्ट के फॉर्च्यून से जुड़ा है। मैं अकेले इसका फैसला करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए मैंने पैट्रियार्क से सेक्लूजन से बाहर आने और इस पर जजमेंट देने का साहस किया है। उनकी आवाज स्पिरिचुअल सेंस के जरिए इमोर्टल टोम्ब की गहराइयों में साफ साफ पहुंच गई। टोम्ब के अंदर कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, मानो अभी अभी जागे हुए पैट्रियार्क एल्ड्रिच के शब्दों का मतलब समझ रहे हो। स्वर्ग से मिला एक शानदार अपॉर्चुनिटी, वह बूढ़ी आवाज फिर से गूंजी, जिसमें थोड़े से शक का एहसास था। तुम्हारे लिए इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि यह सच में कोई छोटा मामला नहीं है। खैर, अंदर आ जाओ। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, फॉरबिडन ग्राउंड्स के सामने मंडरा रही कियोस एनर्जी और स्पेस टाइम के डिस्टर्ब्ड लॉज मानो किसी अदृश्य हाथ से साफ कर दिए गए। वे खुद ब खुद एक सेफ पैसेज में बदल गए, जो कुछ लोगों के चलने जितना चौड़ा था और सीधे इमोर्टल टोम्ब के दरवाजों तक जाता था। थैंक यू, पैट्रियार्क। एल्ड्रिच बेहद खुश थे। वह सीधे खड़े हुए और उन्होंने मुझे एक मीनिंगफुल लुक दिया। कायल, चलो चलें, मेरे करीब रहना। जी फादर। मैं एल्ड्रिच के पीछे हो लिया और सावधानी से उस पैसेज पर कदम रखा। जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, मुझे महसूस हुआ कि आसपास का नजारा पल भर में बदल गया। बाहरी दुनिया के लॉज यहां पूरी तरह फेल हो चुके थे और उनकी जगह इमोर्टल वे की एक प्योर एंशिएंट और सुप्रीम ऑरा ने ले ली थी। एक सिंगल सांस के साथ ही मुझे लगा कि मेरी इमोर्टल बॉडी खुशी से झूम उठी है। वह पैसेज बहुत लंबा नहीं था। जल्द ही हम दोनों इमोर्टल टोम्ब के विशाल दरवाजों के सामने पहुंच गए। वे दरवाजे 10,000 फीट ऊंचे थे, जो किसी अननोन इमोर्टल मटेरियल से बने थे और उन पर सदियों के निशान थे। इस वक्त वे दरवाजे धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहे थे। एक छोटा सा क्रैक बना और उस गैप से एक ब्रिलियंट लेकिन जेंटल इमोर्टल लाइट बाहर चमकने लगी। एक गरजती हुई गूंज के साथ वे दरवाजे पूरी तरह खुल गए। उनके पार का नजारा वैसा डार्क टोम्ब नहीं था जैसा कोई इमेजिन करेगा। इसके बजाय वहां एक विशाल स्टाररी स्काई था, जिसके अंदर अनगिनत स्टार्स पैदा हो रहे थे और खत्म हो रहे थे। कॉस्मिक लॉज से बनी डिवाइन चेन्स की कतारें स्टार्स के बीच से बड़े ड्रैगन्स की तरह गुजर रही थीं, जो दुनिया से अलग एक कंप्लीट और स्टेबल इनर यूनिवर्स का निर्माण कर रही थीं। और इस स्टारी स्काई के सेंटर में एक एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन तैर रहा था। उसकी सरफेस पर घने इमोर्टल रून्स उकेरे गए थे। हर एक रून में स्वर्ग और धरती के अल्टीमेट ट्रुथ्स छिपे लग रहे थे, इतने कि एक सिंगल ग्लांस भी किसी की सोल को चीर कर रख दे। कॉफिन का लिड पहले से ही आधा खुला हुआ था और एक ऐसा ऑरा जो टाइम की लंबी नदी को भी चुरा ले, उस कॉफिन के अंदर से बाहर आ रहा था। एल्ड्रिच मुझे उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन के 100 गज के दायरे में ले गए और फिर रुक गए। उन्होंने एक बार फिर गहराई से झुककर नमन किया। आपका बेटा एल्ड्रिच पैट्रियार्क को प्रणाम करता है। आपका डिसेंडेंट कायल पैट्रियार्क को प्रणाम करता है। मैं भी उनके साथ झुक गया। मेरा दिल विस्मय से भरा हुआ था। एक पूरे यूनिवर्स को टोम्ब की तरह और एक ब्रॉन्ज इमोर्टल कॉफिन को उसके फ्रेम की तरह इस्तेमाल करना, क्या यही एक ट्रू इमोर्टल की भव्यता होती है? मैंने ऊपर की ओर एक चुपके से नजर डाली, यह देखने की कोशिश करते हुए कि कॉफिन के अंदर क्या है। उसके अंदर क्योस एनर्जी फैली हुई थी और इमोर्टल लाइट इस तरह लिपटी हुई थी कि अंदर का नजारा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी सिर्फ धुंधली सी एक पतली फिगर को कॉफिन के अंदर से धीरे धीरे उठकर बैठते हुए देख सकता था। काफी है, यहां कोई आउटसाइडर नहीं है, उठ जाओ। वह बूढ़ी आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। वहां भी कोई आउटसाइडर नहीं था। एल्ड्रिच सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब उतने सीरियस नहीं थे जितने बाहर थे। आखिरकार मैंने कॉफिन के अंदर की फिगर को साफ देखा। वह मोटे ग्रे रोब्स में एक बूढ़े व्यक्ति थे। उनका शरीर काफी कमजोर और पतला था। उनके बाल बिखरे हुए और सफेद धारियों वाले थे। उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से ढका था। उनकी नजरें धुंधली थीं, फिर भी शांत थीं। उन्होंने पहले एल्ड्रिच पर एक नजर डाली, फिर अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। उनके मुंह से हैरानी की एक हल्की सी आवाज निकली।
कायल की सोल अब पहले से कहीं ज्यादा रिफाइंड है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ऐसा लगता है तुमने इन सालों में काफी एफर्ट्स डाले हैं एल्ड्रिच। और ये छोटा बच्चा अपने साथ एक काफी क्यूरियस ऑरा लेकर चल रहा है, एक ऐसा ऑरा जिसे देखना मेरे लिए भी मुश्किल है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। एक क्यूरियस ऑरा, क्या यह उस सिस्टम का छोड़ा हुआ कोई ट्रेस था, या फिर यह उस डार्क क्योटिक वर्ल्ड का ऑरा था? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मेरे बगल में खड़े एल्ड्रिच पहले ही बोल पड़े, फादर, यह मामला ठीक उसी के बारे में है। वह आगे बढ़े और पैट्रियार्क को वर्ड टू वर्ड वह सब कुछ दोहराया जो मैंने उन्हें पहले बताया था। मेरे ब्लड लाइन के जागने और मेरी सोल में आए बदलाव से लेकर दूसरे वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को सेंस करने तक, और उस वर्ल्ड के रिसोर्सेज से भरपूर होने लेकिन फिर भी टर्मोइल में फंसे होने तक। जैसे जैसे एल्ड्रिच बोल रहे थे, पैट्रियार्क का चेहरा जो एक पुराने कुएं की तरह शांत था, आखिरकार भावनाओं का एक निशान दिखाने लगा। उनकी धुंधली आंखें फिर से मेरी तरफ मुड़ी और अब देखने का अंदाज बदल चुका था। तुम कहते हो कि कायल उस वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स को साफ तौर पर पिन पॉइंट कर सकता है? बिल्कुल, एल्ड्रिच ने मजबूती से जवाब दिया। मैंने खुद उसकी जांच की है। कायल की सोल की गहराइयों में सच में दूसरे वर्ल्ड के ऑरा का एक ट्रेस मौजूद है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा था। पैट्रियार्क खामोश हो गए। उनकी आंखें, जो हर चीज के पार देखने में सक्षम लगती थीं, मेरे और एल्ड्रिच के ऊपर आगे पीछे घूमने लगीं। एक लंबे समय के बाद, इतना लंबा कि मुझे लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। पैट्रियार्क का कमजोर हाथ धीरे से उठा और उन्होंने खाली हवा में धीरे से इशारा किया। तभी एक विशाल बाउंडलेस स्टार मैप हम तीनों के सामने पल भर में अनफोल्ड हो गया। ये पूरा सेलेस्टियल डोमेन था और इसके आसपास के एंडलेस क्योस रीजन्स की आउटलाइन थी। यह अनगिनत लाइट पॉइंट से मार्क किया गया था। हर पॉइंट एक वर्ल्ड या एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा था। कायल, पैट्रियार्क ने मेरी तरफ देखा और अपनी फटी हुई आवाज में बात की। पॉइंट आउट करो कि वो वर्ल्ड कहां है। मैंने सिर हिलाया। सिस्टम द्वारा गाइड किए जाने पर मेरी विजन एक पल के लिए धुंधली हो गई और उस विशाल स्टार मैप के अंदर एक हल्का डार्क रेड लाइट पॉइंट, जो लगभग बुझने की कगार पर था, साफ तौर पर मार्क हो गया। वह पॉइंट सेलेस्टियल डोमेन के मेन रूट से बहुत दूर एक बंजर क्योस रीजन में स्थित था। अगर सिस्टम का मार्क ना होता तो एक ट्रू इमोर्टल भी सैकड़ों मिलियन सालों तक अपने स्पिरिचुअल सेंस से स्कैन करने के बाद भी शायद कभी यह डिस्कवर नहीं कर पाता कि इसका कोई अस्तित्व है। मिल गया। मेरा दिल शांत हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जगह की तरफ इशारा किया जहां वह डार्क रेड लाइट चमक रही थी। ग्रैंडफादर, फादर देखिए, वह वर्ल्ड ठीक वहीं है। मेरी उंगली की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एल्ड्रिच और उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन में बैठे पैट्रियार्क दोनों ने अपनी नजरें उस विशाल स्टार मैप के एक कोने पर टिका दी। यह एक बेहद रिमोट रीजन था जो एंडलेस केओटिक करंट्स में लिपटा हुआ था, बंजर और बिल्कुल खामोश। पूरे मैप पर पूरी तरह से अनरिमार्केबल था। अगर मैंने इतनी प्रिसाइजली उसकी तरफ इशारा न किया होता तो एक ट्रू इमोर्टल का स्पिरिचुअल सेंस भी उसके ऊपर से गुजरते हुए उसे आसानी से क्योटिक रूइन का एक बेकार पैच समझकर ओवरलुक कर देता, और उस रूइन के अंदर एक डार्क रेड लाइट पॉइंट हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह धीरे से फ्लिकर कर रहा था, जो किसी भी पल पूरी तरह से बुझने के लिए तैयार था। ये ठीक वही है। एल्ड्रिच ने अपनी सांसें रोक लीं। उनका दिल मानो उनके गले से बाहर आने को था। भले ही वह एक हेवनली एम्परर थे जो सभी चीजों को नीचे देख सकते थे, लेकिन अपने इस ट्रू इमोर्टल फादर के सामने वह अभी भी एक बच्चे की तरह थे जो अपने रिपोर्ट कार्ड का इंतजार कर रहा हो। वह पहले ही इस पर 99% विश्वास कर चुके थे, लेकिन आखिर में उन्हें पैट्रियार्क के फाइनल कंफर्मेशन की जरूरत थी। उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन के अंदर पैट्रियार्क कहे जाने वाले उस कमजोर बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। उनकी कभी धुंधली दिखने वाली आंखें अब इतनी ब्राइट चमक रही थीं मानो उनके अंदर दो सूरज जल रहे हों। उनकी नजरें स्पेस और टाइम को चीरती हुई एंडलेस क्योस को पार करके सीधे उस डार्क रेड लाइट पॉइंट पर जा टिकीं। इमॉर्टल वे की एक इनविजिबल लेकिन सुप्रीम विल स्टार मैप पर मौजूद कोऑर्डिनेट्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए एक पल में सैकड़ों मिलियन लाइट ईयर्स को पार कर गई। मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग में सिस्टम का इंटरफेस हिंसक रूप से झटक गया और अर्जेंट अलार्म्स की एक सीरीज भेजने लगा। वार्निंग, एक अननेमेबल टेरिफाइंग बीइंग का पता चला है जो मिशन वर्ल्ड को प्रोब कर रहा है। वार्निंग, वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स एक्सपोज हो गए हैं। सिस्टम टॉप लेवल कंसीलमेंट इनिशिएट कर रहा है। कंसीलमेंट फेल्ड। वार्निंग, सिस्टम का कोर लॉजिक एनालाइज किया जा रहा है। मेरा दिल बैठ गया। होली क्रैप, क्या पैट्रियार्क सच में इतने स्ट्रांग हैं? उन्होंने बस एक मैप को देखा, पूरे समय घर पर बैठे रहे और उनका स्पिरिचुअल सेंस सीधे शैडो मिरर कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। यह सिस्टम मेरे दिमाग के अंदर इतना हाई और माइटी एक्ट करता है, और फिर भी पैट्रियार्क के एक मूव ने इसे पूरी तरह से स्टन कर दिया, बिना किसी लड़ाई के बैकफुट पर धकेल दिया। इस पल में समय मानो बिल्कुल थम सा गया। एल्ड्रिच अपने पिता को नर्वस होकर देख रहे थे। उनकी जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं इस बीच अपने दिल में पागलों की तरह दुआ कर रहा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता, शायद सिर्फ एक पल, शायद 10 मिलियन साल। पैट्रियार्क की वह सब कुछ चीर देने वाली नजर आखिरकार स्टार मैप से पीछे हट गई। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके सूखे होंठ थोड़े से खुले, मानो किसी चीज का स्वाद ले रहे हों।
उस एंशिएंट ब्रॉन्ज कॉफिन से एक हल्की हंसी की आवाज आई। वह हंसी हल्की थी, फिर भी उसने एल्ड्रिच और मुझे एक ही समय में चैन की सांस लेने दी। वह हंसे, इसका मतलब है कि अभी उम्मीद बाकी है। इंटरेस्टिंग, ट्रूली इंटरेस्टिंग। पैट्रियार्क ने अपनी आंखें फिर से खोली। उनकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उनका लुक अब सिर्फ सिंपल एडमायरेशन का नहीं था, अब इसमें एक गहरा वंडर और प्रोबिंग क्यूरियोसिटी थी। ग्रीवांस चोकिंग द हेवेंस, लॉज क्राइंग आउट इन सॉरो। दुनिया की कोर एसेंस रो रही है। यह सचमुच एक महान दुनिया है जो बर्बादी की कगार पर है। वह पहले मेरी बात की पुष्टि करते हैं। यह सुनकर एल्ड्रिच तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। वह इतना एक्साइटेड है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यह काम कर गया, यह सच है। लेकिन पैट्रियार्क अपना लहजा बदलते हैं और एल्ड्रिच का दिल फिर से धड़कने लगता है। उस अनंत सन्नाटे और बर्बादी के बीच मुझे भी एक बेमिसाल मिठास की खुशबू आती है। पैट्रियार्क के चेहरे पर एक मदहोश कर देने वाला भाव आ जाता है। ये वह आखिरी खुशबू है जो एक वर्ल्ड कोर एसेंस तब छोड़ती है जब वह पूरी तरह पक चुकी हो और सड़ने वाली हो। जैसे कोई सबसे बेहतरीन डिवाइन फ्रूट सड़ने से ठीक पहले के पल में हो, जब उसका स्वाद अपने सबसे परफेक्ट लेवल पर होता है। वह लड़का जिसने विद्रोह शुरू किया था, उसके तरीके भले ही कच्चे हैं, लेकिन उसका रास्ता सही है। वह अनगिनत जीवों के खून और आत्माओं का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को जबरन पकाने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद में कि इससे पहले कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए, वह सारा फल एक ही बार में निगल सके। इस कैलिबर की एक वर्ल्ड कोर एसेंस, अगर इसे पूरा निगला जा सके तो एल्ड्रिच यह तुम्हें मेरे रियल्म के एक कदम और करीब ले जा सकता है। बूम! ये शब्द एल्ड्रिच के दिमाग में बिजली की तरह कड़कते हैं। एक कदम और करीब। वह अब भी हेवनली एम्परर रियलम पर है, एक कदम और आगे। वह क्या है? वह ट्रू इमॉर्टल का रियलम है, जहां उसके पिता खड़े हैं। वह बॉटलनेक जिसने उसे अनगिनत युगों से परेशान कर रखा था, अब उसके टूटने की एक छोटी सी उम्मीद दिख रही है। पिता, एल्ड्रिच की आवाज में एक्साइटमेंट की हद से पार एक कंपन है। इतनी जल्दी खुश मत हो। पेट्रियार्क अपना हाथ हिलाते हैं। उनकी नजर फिर से मुझ पर टिक जाती है। मुझे सबसे ज्यादा जिस बात को जानने की जिज्ञासा है वह यह है, काइल, तुमने इस अंतहीन केओस के पार इस दुनिया को कैसे महसूस किया? लो, आ गया। आखिरकार उन्होंने वह मुख्य सवाल पूछ ही लिया। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मैं जल्दी से उस जवाब के साथ उत्तर देता हूं जो मैंने बहुत पहले तैयार किया था, न ही विनम्र और न ही अहंकारी। दादाजी, आपके इस सवाल के जवाब में मैं खुद भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा हूं। बस इतना कि कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी के बाद मुझे लगा कि मेरी इमॉर्टल बॉडी में कुछ ऐसा बदलाव आया है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक आवाज ने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे मदद के लिए पुकारा, इस उम्मीद में कि मैं उनकी दुनिया में आऊंगा। तुम्हें मदद के लिए पुकारा। पैट्रियार्क यह सुनकर शक करने के बजाय अपने हाथ से ताली बजाते हैं और जोर से हंसते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। ऐसा नहीं है कि तुम इसे बदल रहे हो, बल्कि यह दुनिया है जो तुम्हें पुकार रही है। अब मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। पैट्रियार्क की हंसी पूरी इनर यूनिवर्स में गूंज उठती है और उसके साथ सितारे डगमगा जाते हैं। वह जिस तरह से मुझे देखते हैं, वह एक ऐसी प्रशंसा और संतुष्टि से भरा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। एल्ड्रिच, इससे पहले तुमने काइल को हाउस वेंसेस्ट का प्रोडिजी कहा था। मुझे लगता है कि तुमने गलत कहा। एल्ड्रिच चौंक जाता है। वह कुछ उलझन में अपने ही पिता की तरफ देखता है और पैट्रियार्क को शब्द दर शब्द कहते हुए सुनता है। वह कोई प्रोडिजी नहीं है, वह स्वर्ग द्वारा हाउस वेंसेस्ट को दिया गया एक आशीर्वाद है। अपने समय से मिलने के लिए पैदा हुआ डेस्टिनी का बच्चा है। वह दुनिया उसे मदद के लिए क्यों पुकारेगी? क्योंकि उसकी इमॉर्टल बॉडी उस दुनिया के तौर तरीकों के साथ तालमेल बिठाती है। क्योंकि उसका फॉर्चून इतना बड़ा है कि वह एक पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद को संभाल सकता है। पेट्रियार्क जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होते जाते हैं। उनका दुबला पतला शरीर उस प्राचीन ब्रॉन्ज कॉफिन से थोड़ा बाहर की ओर झुक जाता है। अच्छा है, अद्भुत है। हाउस वेंसेस्ट 10 लाख सालों से शांत था और आखिरकार हमने महान डेस्टिनी वाले एक वंशज का इंतजार पूरा कर लिया है। मैं पास में खड़ा होकर हैरान होकर सुनता हूं। पिता, आपका क्या मतलब है? पैट्रियार्क की नजर स्टार मैप पर उस गहरे लाल रंग के लाइट पॉइंट पर पड़ती है। उनकी आंखें बेहद तेज हो जाती हैं, एक ऐसी डोमिनेंस से भरी हुई जिस पर कोई सवाल न उठाया जा सके। एक ऐसी दुनिया जो खुद हमारे दरवाजे पर आई है, रास्ते का एक सुप्रीम फ्रूट जो पकने ही वाला है, अपने समय से मिलने के लिए पैदा हुआ परिवार का एक आशीर्वाद। जब स्वर्ग आपको कुछ देता है और आप उसे नहीं लेते, तो इसके बजाय आप पर ही दोष आता है। मेरे पहले आदेश का पालन करो। पैट्रियार्क की आवाज पल भर में आलीशान और गंभीर हो जाती है। परिवार के हर एल्डर को बुलाओ, उन्हें 15 मिनट के भीतर हॉल ऑफ सॉवरेन्स में काउंसिल करने के लिए कहो। उनसे कहो कि हाउस वेंसेस्ट युद्ध पर जा रहा है। जैसे ही पैट्रियार्क ये शब्द बोलते हैं, पूरी इनर यूनिवर्स का तारों भरा आसमान ठहर जाता है और उस दुबले पतले शरीर से कत्लेआम की एक अवर्णनीय भयानक औरा निकलती है। एल्ड्रिच का पूरा शरीर कांप उठता है। उसे महसूस होता है कि उसके भीतर का खून उबल रहा है। उसने इस दिन के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। जब से उसने लॉर्ड के रूप में कमान संभाली है, हाउस वेंसेस्ट सेलेस्टियल डोमेन का अधिपति बना हुआ है, जिसने 10,000 जातियों को डरा कर रखा है। फिर भी एक सोते हुए शेर की तरह इसे अनगिनत दुनियाओं के सामने अपने दांत दिखाए बहुत लंबा समय बीत चुका है। आपके आदेश का पालन होगा। एल्ड्रिच उस प्राचीन ब्रॉन्ज कॉफिन की ओर गहराई से झुकता है। उसकी आंखें एक ऐसे जुनून और एक्साइटमेंट से भरी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई।
कायल पेट्रियार्क की नजर मुझ पर लौटती है, जो अब बहुत कोमल हो चुकी है। तुमने परिवार के लिए एक बेमिसाल योग्यता का काम किया है। जब काउंसिल खत्म होगी तो मैं खुद तुम्हारी फाउंडेशन तैयार करूंगा। खुद मेरी फाउंडेशन तैयार करेंगे? मेरा दिल उछल पड़ता है। ये एक ट्रू इमॉर्टल है। मेरे जैसे एक साधारण इंसान के लिए, जिसने अभी तक कल्टीवेशन भी शुरू नहीं किया है, एक जीवित इमॉर्टल द्वारा अपनी फाउंडेशन तैयार करवाना एक ऐसा प्रिविलेज है जो स्वर्ग को चुनौती देता है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरा सेलेस्टियल डोमेन शायद इसके पीछे पागल हो जाएगा। यहां तक कि दूसरे इमॉर्टल डायनेस्टीज के सगे बेटे भी कभी इस तरह का सम्मान हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद दादाजी। मैं अपने दिल की बेकाबू खुशी को दबाता हूं और सम्मानपूर्वक झुकता हूं। अब जाओ, पैट्रियार्क हाथ हिलाते हैं। एल्ड्रिच, काइल को हॉल ऑफ सोवेरेंस में ले जाओ। मैं जल्द ही आऊंगा। जी पिता। एल्ड्रिच जवाब देता है, फिर मेरा हाथ पकड़ता है और बाहर जाने के लिए मुड़ता है। उसका चेहरा बेहद रोमांचित है। मुझे पता है कि मैंने इस बार सही दांव लगाया है। सिस्टम को परिवार को सौंपना एक शानदार कदम था। इसने न केवल मुझे एक जानलेवा एरेंड मिशन से मुक्त कर दिया, बल्कि इसने मुझे बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून भी दिला दिया है। इस मूव को सिस्टम पर बाजी पलटना कहते हैं। मैं और एल्ड्रिच इमॉर्टल टॉम से बाहर निकलते हैं, फॉरबिडन ग्राउंड्स के पार वापस आते हैं। वह भयानक इमॉर्टल माइट, जिसने हाउस वैनसेस्ट की पूरी पैतृक सीट को ढक रखा था, अब धीरे धीरे पीछे हट चुकी है। लेकिन हाउस वैनसेस्ट का हर सदस्य अभी भी कुछ पल पहले के उस झटके में खोया हुआ है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वे खुलकर इधर उधर घूम सके। जब वे लॉर्ड एल्ड्रिच और यंग लॉर्ड काइल को फॉरबिडन ग्राउंड्स की दिशा से सुरक्षित बाहर आते हुए देखते हैं तो हर एक नजर तुरंत उन पर टिक जाती है। खासकर तब जब वे लॉर्ड एल्ड्रिच के चेहरे पर उस एक्साइटमेंट और बेकाबू खुशी को देखते हैं जिसे वह छिपा नहीं पा रहे हैं, और जिस करीबी अंदाज में उन्होंने यंग लॉर्ड काइल का हाथ पकड़ रखा है। हर किसी के दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर चल क्या रहा है? लॉर्ड ने यंग लॉर्ड की खातिर पैट्रियार्क को जगाया। क्या यंग लॉर्ड के साथ कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉर्ड के चेहरे के भाव तो देखो। यह साफ तौर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ऐसी कौन सी खबर होगी जिसके लिए खुद पैट्रियार्क को परेशान करने की जरूरत पड़ गई? जैसे ही भीड़ शक और बेचैनी के घेरे में मंडराने लगती है, तभी सर्वोच्च महिमा और असीम एक्साइटमेंट से भरी एल्ड्रिच की आवाज हाउस वैनसेस्ट के पूरे सेक्रेड आइल में गूंज उठती है। मेरे आदेश से परिवार के हर एल्डर को तुरंत 15 मिनट के भीतर काउंसिल के लिए हॉल ऑफ सॉवरेंटी में आना होगा। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसके साथ पारिवारिक कानून के तहत निपटा जाएगा। बूम। इस आदेश ने तुरंत हाउस वैनसेस्ट के भीतर ऊंची लहरें उठा दी, जिसमें हर एक एल्डर को समन किया गया था। यह निश्चित रूप से हाउस वैनसेस्ट की सबसे हाई लेवल की काउंसिल है। इस रैंक की काउंसिल आखिरी बार 2 लाख साल पहले बुलाई गई थी, जब उन्होंने उस डूम्सडे वर्ल्ड पर पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया था। क्या ऐसा हो सकता है? हाउस वैनसेस्ट के हर उस सदस्य के दिल में एक हैरान कर देने वाला अंदाजा बेतहाशा दौड़ने लगता है जो इस आदेश को सुनता है। क्या हाउस वैनसेस्ट एक बार फिर युद्ध में उतरने जा रहा है? पल भर में हाउस वैनसेस्ट का पूरा सेक्रेड आइल उबल पड़ता है। सेक्लूजन में बैठे अनगिनत पावर हाउस अपने कमरों से बाहर निकल आते हैं और डिवाइन लाइट की लकीरों में बदलते हुए हॉल ऑफ सॉवरेंटी की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो लोग पारिवारिक मामलों को संभाल रहे थे, वे भी अपने हाथों का सब कुछ छोड़कर हॉल ऑफ सॉवरेंटी की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर साफ तौर पर एक्साइटमेंट और उत्सुकता लिखी थी। हाउस वैनसेस्ट के किसी भी सदस्य के लिए इन शब्दों का मतलब था सर्वोच्च महिमा और स्वर्ग से मिला एक शानदार मौका। इनका मतलब था खेती के विशाल रिसोर्सेज, कल्टीवेशन रिसोर्सेज। इनका मतलब था अपनी योग्यता साबित करने और नाम कमाने का मौका। इनका मतलब था कि पूरे परिवार की ताकत एक बार फिर से बहुत आगे निकल जाएगी। हे भगवान, क्या हम सच में युद्ध पर जा रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए, वरना लॉर्ड कभी भी उस टोन में आदेश नहीं देते और हर एल्डर को नहीं बुलाते। अद्भुत। मैं 500 सालों से डेमी सेंट रेल्म पर अटका हुआ था और मुझे डर था कि आगे बढ़ने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्या यह वही मौका नहीं है जिसकी मुझे जरूरत थी? मैं सोच रहा हूं कि इस बार कौन सी नासमझ ताकत हमारा टारगेट है, या फिर कोई नई दुनिया मिल गई है। हाउस वैनसेस्ट के सेक्रेड आइल के हर कोने से चर्चा और खुशी की आवाजें उठने लगीं और पूरा परिवार एक बेहतरीन तरीके से तैयार की गई वॉर मशीन की तरह अनगिनत युगों की खामोशी के बाद धीरे धीरे घूमने लगा। और इस पूरे तूफान के केंद्र में मैं अपने पिता एल्ड्रिच के ठीक पीछे एक शांत रफ्तार से हॉल ऑफ सॉवरेंटी की ओर उड़ रहा था। रास्ते में हाउस वैनसेस्ट का जो भी सदस्य हमें देखता, चाहे वह कितना भी सीनियर एल्डर हो या कितना भी मजबूत गार्ड हो, वह अपने कदम रोक लेता और हम दोनों की तरफ, खासकर मेरी तरफ, सम्मान से झुक जाता। प्रणाम माय लॉर्ड और यंग लॉर्ड। उनकी आंखें खौफ, उत्सुकता और थोड़े जुनून से भरी थीं। हालांकि वे अभी भी ठीक से नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, लेकिन यहां कोई बेवकूफ नहीं था। लॉर्ड अभी अभी यंग लॉर्ड के साथ फॉरबिडन ग्राउंड से बाहर आए थे और फिर इतना बड़ा फैसला सुनाया। यह साफ तौर पर जाहिर था कि यह मामला यंग लॉर्ड काइल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, वरना यंग लॉर्ड को साथ लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लॉर्ड अकेले भी जा सकते थे। यह यंग लॉर्ड ही हैं। सिर्फ 18 साल का यह नौजवान, जिसने अभी तक औपचारिक रूप से कल्टीवेशन भी शुरू नहीं किया है, उसने पूरे परिवार में एक आग लगा दी है। मैं हर दिशा से अपनी ओर उठती अजीब नजरों को महसूस कर रहा था। मेरे कानों में प्रणाम यंग लॉर्ड की दिल से निकली आवाजें गूंज रही थीं और मेरा दिल भावनाओं से भर गया।
कितना अच्छा है, कितना अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। तो ये होता है ताकत का स्वाद। एक टॉप टियर इमोर्टल वारिस बनने का सही तरीका यही है। जैसे ही मेरे विचार इधर उधर भटक रहे थे, हम हॉल ऑफ सॉवरेंटी के सामने पहुंच गए। दरवाजों पर समंदर जैसी गहरी आभा, ओरा वाले एक दर्जन से ज्यादा लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे पहले की काउंसिल हॉल से आए एल्डर्स की काउंसिल के सदस्य थे, जिनका नेतृत्व बहुत ही सीनियर ग्रैंड एल्डर थेरॉन कर रहे थे। जब उन्होंने एल्ड्रिच और मुझे देखा तो 8/18वीं रेल्म के सॉवरेन्स ने एक साथ मेरी ओर गहराई से सिर झुकाया। साफ है कि हाउस वैंसेस्ट के इन स्तंभों को मेरे ट्रू इमोर्टल दादाजी से पहले ही खबर मिल चुकी थी, और वे समझ गए थे कि मैंने परिवार के लिए एक बेमिसाल योग्यता का काम किया है। हम विनम्रतापूर्वक यंग लॉर्ड का स्वागत करते हैं 18वीं रेल्म के सॉवरेन्स। किसी भी आम दिन में इनमें से कौन सा ऐसा था जो अपने पैर की एक थाप से पूरे सेलेस्टियल डोमेन को कंपा न दे। फिर भी अब वे सभी सिर्फ 18 साल के एक ऐसे युवक के प्रति इतना बड़ा सम्मान दिखा रहे थे जिसने अभी तक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया था। अगर यह नजारा बाहर निकल जाता तो पूरे सेलेस्टियल डोमेन को चौंकाने के लिए काफी होता। एल्ड्रिच ने अपने सामने का नजारा देखा और उनके चेहरे पर असीम गर्व की मुस्कान फैल गई। उन्होंने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि उनका बेटा इस सम्मान के हकदार है। मेरा दिल भी थोड़ा सा मचल गया, लेकिन मैंने इसे अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। मैं अच्छी तरह समझता था कि ये एल्डर्स मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उस स्वर्ग से मिले मौके को झुक रहे हैं जो मैं परिवार के लिए लेकर आया हूं। मैं आगे बढ़ा, बदले में एल्डर्स के सामने थोड़ा सा झुका और एक विनम्र लहजे में कहा, एल्डर्स, इतने शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। परिवार की महिमा को हर सदस्य के प्रयास से अलग नहीं किया जा सकता। मैं तो बस सही समय पर सही जगह पर था। यह सिर्फ किस्मत थी। ये शब्द बिल्कुल परफेक्ट थे, जिनमें कोई कमी नहीं थी। इन्होंने मेरी विनम्रता को दिखाया और क्रेडिट पूरे परिवार को दिया, इसलिए वहां मौजूद सभी एल्डर्स को सुनकर काफी खुशी हुई। हा, कायल, तुम बहुत विनम्र हो। गर्म मिजाज वाले लाल बालों वाले सॉवरेन मैग्नस के चेहरे पर अब उलझन का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक्साइटमेंट और तारीफ थी। किस्मत भी ताकत का ही एक हिस्सा है कायल। हर्सैसी, हाउस वैंसेस्ट के लिए तुम्हारे जैसा आशीर्वाद मिलना, जो इतने बड़े फॉर्चून से नवाजा गया हो, हम भला कैसे डर सकते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही, एक और एल्डर सहमत हुए। यंग लॉर्ड, आपने जो किया है वह सदियों तक याद रखने योग्य काम है। हमारा यह झुकना हम खुशी खुशी दे रहे हैं। ग्रैंड एल्डर थेरॉन की धुंधली आंखों में भी अब सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उन्होंने मुझे एक लंबी नजर से देखा और धीरे से सिर हिलाया। यंग लॉर्ड, आपका स्वभाव बहुत स्थिर है, न तो घमंडी और न ही उतावला। आप परिवार के लिए एक आशीर्वाद हैं। माय लॉर्ड, आपने एक बेहतरीन बेटे की परवरिश की है। आहा, एल्ड्रिच जोर से हंसे। उनका मूड पूरी तरह से खुश हो गया। परिवार के सबसे सीनियर ग्रैंड एल्डर द्वारा अपने बेटे की सार्वजनिक रूप से तारीफ सुनना उन्हें खुद की तारीफ सुनने से भी ज्यादा खुश कर गया। एल्डर्स की काउंसिल में केवल थेरॉन ही इतने सीनियर थे। बाकी के ज्यादातर सदस्य मेरे चाचा की पीढ़ी के थे, जैसे कि लाल बालों वाले सॉवरेन मैग्नस, जो हाउस वैंसेस्ट के तीसरे एल्डर हैं और मेरे तीसरे चाचा हैं। बहुत बढ़िया, अब हम सब यहां बाहर न खड़े रहें, अंदर चलो और बात करो। एल्ड्रिच ने हाथ हिलाया और सबसे पहले हॉल ऑफ सॉवरेंटी के अंदर चले गए। मैं उनके ठीक पीछे गया और एल्डर्स अपने रैंक और ओहदे के हिसाब से अंदर आए। हॉल के भीतर हवा बहुत गंभीर और औपचारिक थी। एल्ड्रिच ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे ऊपर की लॉर्ड की गद्दी संभाल ली, और उनके बाईं ओर वह सीट थी जो उनके बाद दूसरे स्थान का प्रतिनिधित्व करती थी। हर नजर स्वाभाविक रूप से उस सीट की तरफ मुड़ गई। फिर हॉल के केंद्र में खड़े मुझ पर उन सबके दिलों में एक ही अंदाजा था, लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एल्ड्रिच ने अपने नीचे बैठे एल्डर्स की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि आप सबके दिलों में संदेह है। मैंने अचानक पैट्रियार्क को क्यों जगाया और मैंने सबसे बड़ी काउंसिल क्यों बुलाई है। हर एल्डर ने अपनी सांसें रोक लीं, गंभीर चेहरों के साथ उन्हें देखते हुए जवाब के सामने आने का इंतजार करने लगे। हालांकि सबसे टॉप के ज्यादातर एल्डर्स को स्थिति पहले से ही पता थी। एल्ड्रिच ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा। उनकी नजर पूरे हॉल पर घूम गई और उन्होंने शब्द दर शब्द कहा, क्योंकि हाउस वैंसेस ने एक बिल्कुल नई दुनिया की खोज की है जो रिसोर्सेज से बेहद समृद्ध है। ये एक हाई टियर मिस्टिकल वर्ल्ड है और यह आंतरिक नागरिक संघर्ष, सिविल केओस के बीच में है। हालांकि उन्होंने इसका अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया था, लेकिन जब एल्ड्रिच ने खुद ये शब्द कहे तो पूरे हॉल में एक गहरी सांस लेने की आवाज गूंज उठी। हर एल्डर के चेहरे पर खुशी और झटका था, जिसे वे छिपा नहीं पा रहे थे। एक बिल्कुल नई दुनिया, रिसोर्सेज से भरपूर और आंतरिक संघर्ष से टूटी हुई। इन तीनों चीजों का एक साथ होने का क्या मतलब है, ये वहां मौजूद हर कोई अच्छी तरह जानता था। यह एक बेहिसाब फॉर्च्यून था। यह एक ऐसा स्वर्ग से मिला मौका था जो हाउस वेंसेस्ट की नींव को एक बार फिर से बहुत ऊपर ले जाने के लिए काफी था। भाई नहीं, माय लॉर्ड, क्या यह सच है? लाल बालों वाले सॉवरेन अपनी एक्साइटमेंट में खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी। बेशक यह सच है, एल्ड्रिच ने गर्व से कहा। इस मामले की पुष्टि खुद पैट्रियार्क ने की है। पैट्रियार्क द्वारा पुष्टि। इन शब्दों ने हर दिल से संदेह का आखिरी निशान भी मिटा दिया। एक ट्रू इमोर्टल कभी गलती नहीं करता। अद्भुत, स्वर्ग सच में हाउस वैंसेस्ट का पक्ष लेता है। 2 लाख सालों की खामोशी के बाद आखिरकार हमारे पास अनगिनत दुनियाओं को एक बार फिर हाउस वैंसेस्ट का नाम महसूस कराने का मौका है।
हॉल पल भर में गूंज उठा। हर एल्डर एक्साइटमेंट से लाल हो गया, जैसे वे पहले से ही देख रहे हो कि हाउस वैनसेस्ट की सेना उस दुनिया को तहस नहस कर रही है और लूट के माल से लदी हुई वापस लौट रही है। एल्ड्रिच ने अपना हाथ उठाया और हवा में धीरे से नीचे दबाया। हॉल तुरंत शांत हो गया। उनकी नजर मुझ पर टिक गई, जो गर्व और स्नेह से भरी थी। और हाउस वैनसेस्ट के लिए स्वर्ग से मिला यह मौका लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा काइल है। तुरंत हर नजर एक बार फिर मुझ पर टिक गई। इस बार खौफ और जुनून के परे उनकी आंखों में एक दिल से निकला आभार भी था। मैंने हर नजर का सामना किया। मेरा चेहरा शांत था, न विनम्र और न घमंडी। ऐसे दिन अब आम होने वाले हैं। बेहतर होगा कि मैं इसकी आदत डालना शुरू कर दूं। काइल, यहां आओ, यहां बैठो। एल्ड्रिच ने मुझे इशारा किया और अपने बगल की खाली सीट की तरफ इशारा किया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा हॉल दंग रह गया। अतीत में वह सीट केवल तब भरी जाती थी जब पैट्रियार्क खुद आते थे या जब परिवार जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करता था और कुछ सबसे प्राचीन सॉवरेन एल्डर्स मिलकर फैसले लेते थे। केवल तभी कोई वहां बैठता था। अब परिवार वास्तव में यंग लॉर्ड को, जिसने अभी तक कल्टीवेशन शुरू भी नहीं किया है, उस सीट पर बिठा रहा था। यह अब महज सम्मान नहीं था, यह मुझे खुद लॉर्ड के बराबर एक फैसला लेने वाले डिसीजन मेकर के रूप में मान रहा था। और फिर भी किसी एक व्यक्ति ने भी आपत्ति नहीं की, क्योंकि हर कोई समझता था एक नई दुनिया की खोज करने के इस कारनामे के साथ, जो किसी भी युग से परे की उपलब्धि थी, मैं पूरी तरह से इसके योग्य था। जी पिता, मैंने भी मना नहीं किया। मैं जानता था कि इस समय विनम्रता दिखाना झूठा दिखावा होगा। मैं शांति से एल्ड्रिच के बगल में गया और केओस जेड के एक ही टुकड़े से तराशे गए उस सिंहासन पर बैठ गया। जिस पल में बैठा, मैं स्पष्ट रूप से पूरे हाउस वैनसेस्ट के फॉर्च्यून को महसूस कर सकता था, जैसे कि उसने मेरे साथ एक हल्का, लगभग अदृश्य संबंध बना लिया हो। ठीक उसी समय हाउस वैनसेस्ट की सर्वोच्च आभा, सुप्रीम ऑरा, नीचे उतरी। पूरे हॉल ऑफ सॉवरेंटी में 10,000 कानून, लॉज एक साथ गूंज उठे। वे हॉल एक पल में गूंज उठा। हर बुजुर्ग का चेहरा उत्साह से लाल हो गया, जैसे वे पहले से ही हाउस वेनक्रेस्ट की सेना को उस दुनिया में जाते और लूट के माल से लदी हुई वापस लौटते देख रहे हों। एल्ड्रिक ने हाथ उठाकर हल्का सा इशारा किया। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। फिर उसकी नजर मुझ पर टिक गई, जो गर्व और स्नेह से भरी हुई थी। और जिसने हाउस वेनक्रेस्ट को स्वर्ग से मिला ये मौका दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा केल है। अचानक पूरे हॉल की नजरें एक बार फिर मुझ पर टिक गईं। इस बार उनकी आंखों में हैरानी और जोश के साथ साथ दिल से निकला हुआ शुक्रिया भी था। मैंने हर नजर का शांत भाव से सामना किया। मेरे चेहरे पर न तो बनावटी विनम्रता थी और न ही घमंड। अब से ऐसे दिन आम होने वाले थे। मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। केल, इधर आओ, यहां बैठो। एल्ड्रिक ने मुझे इशारा किया और अपने बगल की खाली सीट की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा हॉल एक बार फिर हैरान रह गया। पहले उस सीट पर तभी कोई बैठता था जब परिवार का मुखिया खुद मौजूद होता था, या फिर जब पूरा परिवार जिंदगी और मौत जैसे बड़े फैसले का सामना कर रहा होता था और सबसे बुजुर्ग लोग मिलकर निर्णय लेते थे। सिर्फ उसी समय उस सीट का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब परिवार का एक युवा वारिस, जिसने अभी कल्टीवेशन तक शुरू नहीं की थी, उस सीट पर बैठने जा रहा था। ये अब सिर्फ सम्मान की बात नहीं थी। इसका मतलब था कि मुझे परिवार के मुखिया के बराबर फैसले लेने का अधिकार दिया जा रहा था। फिर भी वहां मौजूद किसी भी इंसान ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हर कोई समझता था कि एक नई दुनिया की खोज, जो किसी भी उम्र से परे एक उपलब्धि थी, मुझे इस जगह का पूरा हक देती थी। जी पिता, मैंने भी मना नहीं किया। मुझे पता था कि इस वक्त विनम्र बनने की कोशिश करना सिर्फ दिखावा होता। मैं शांत कदमों से एल्ड्रिक के पास गया और केओस जेड के एक ही विशाल टुकड़े से बनी उस सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, मुझे साफ महसूस हुआ कि पूरे हाउस वेनक्रेस्ट की किस्मत मेरे साथ एक हल्का, लगभग महसूस न होने वाला रिश्ता बना रही है। तभी हाउस वेनक्रेस्ट की सबसे बड़ी आभा पूरे हॉल में फैल जाती है। पूरे हॉल ऑफ सॉवरेन्स में एक साथ 10,000 कानून गूंज उठते हैं। कानूनों की आकृतियां दिखाई देने लगती हैं और खाली हवा में एक के बाद एक सुनहरे कमल खिलने लगते हैं। पुराने कांसे के ताबूत से पेट्रियार्क प्रकट हो चुके थे। हर चेहरे पर गंभीरता छा गई। लॉर्ड एल्ड्रिक समेत सभी लोग एक साथ खड़े हुए और हॉल के ऊपर हवा में मौजूद पेट्रियार्क की ओर सम्मान से झुक गए। हम पेट्रियार्क का स्वागत करते हैं। लॉर्ड के सिंहासन के ऊपर एक दुबला पतला आदमी बिना किसी आवाज के प्रकट हुआ, जैसे वो हमेशा से वहीं बैठा हो और पूरी दुनिया का ही हिस्सा हो। वही हाउस वेनक्रेस्ट के पेट्रियार्क थे। उठो तुम सब, पेट्रियार्क की भारी आवाज गूंजी। उन्होंने नीचे खड़े दर्जन भर से ज्यादा सॉवरेन एल्डर्स पर नजर डाली। फिर उनकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई। उनकी धुंधली आंखों में संतोष की हल्की सी मुस्कान थी। मैंने आज तुम सबको यहां सिर्फ एक काम के लिए बुलाया है। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी हर किसी के कानों तक साफ पहुंच रही थी। आज से हाउस वेनक्रेस्ट युद्ध की तैयारी की सबसे ऊंची स्थिति में प्रवेश करता है। परिवार का हर सदस्य जो बाहर है, उसे तुरंत वापस बुलाया जाए। जो भी ग्रैंड एल्डर्स गहरे एकांत में हैं, उन्हें जगाया जाए। परिवार का पूरा खजाना खोल दिया जाए और सभी रिसोर्सेज सबसे पहले इस कैंपेन को दिए जाएं। पेट्रियार्क के मुंह से एक के बाद एक आदेश निकलते गए, बिना किसी हिचकिचाहट के। पूरी तरह निर्णायक थेरन ग्रैंड एल्डर थेरन आगे बढ़े और सम्मान से बोले, जी पेट्रियार्क, परिवार के सभी आर्टिफाइसर्स और अरे मास्टर्स की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। 7 दिनों के अंदर मैं एक स्काईब्रिज गेट देखना चाहता हूं, जो इतना मजबूत हो कि हाउस वेनक्रेस्ट की सेनाओं को लगातार दुनिया भर में भेज सके। जैसा आदेश। ग्रैंड एल्डर थेरन का शरीर हल्का सा कांप उठा। उनकी आंखों से सुनहरी रोशनी चमक उठी और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ आदेश स्वीकार किया।
मैग्नस लाल बालों वाला सॉवरेन आगे बढ़ा। उसके शरीर से लड़ने की जबरदस्त इच्छा झलक रही थी। तुम परिवार की सभी लड़ाकू सेनाओं को इकट्ठा करोगे, स्काईब्लेड, डिवाइन माइट और आर्मी ब्रेकर, इन तीनों सेनाओं के कुल 10 लाख वॉर कल्टिवेटर्स। मैं चाहता हूं कि 7 दिनों के अंदर ये सभी इकट्ठा हो जाएं और किसी भी पल मार्च करने के लिए तैयार रहें। काम पूरा होगा। मैग्नस जोश से दहाड़ा जैसे कोई खूंखार शेर पिंजरे से बाहर निकलने वाला हो। पेट्रियार्क एक के बाद एक आदेश देते रहे। पूरी दुनिया को जीतने की विशाल योजना को उन्होंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सबके सामने रखा। हॉल में मौजूद हर बड़े को उसका काम मिला। हर कोई आदेश लेकर जाने के लिए तैयार था और बेहद उत्साहित दिख रहा था। आखिर में पेट्रियार्क की नजर मुझ पर पड़ी। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि अगर पिन भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। सबने अपनी सांसें रोक लीं। एल्ड्रिक भी अपने पिता और बेटे को उत्सुकता और उम्मीद से देख रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि पेट्रियार्क इस युवा लॉर्ड को क्या देंगे जिसने अपनी उम्र से कहीं बढ़कर उपलब्धियां हासिल की थीं। यंग लॉर्ड को पूरे परिवार का आशीर्वाद माना जाता था। क्या वो मुझे सिर्फ सम्मान के तौर पर ग्रैंड मार्शल ऑफ विक्ट्री का नाम देंगे, या मुझे अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज देंगे ताकि मैं शांति से कल्टिवेशन कर सकूं, या फिर सीधे मुझे अगले लॉर्ड का एकमात्र वारिस घोषित करके पूरे परिवार के सामने ऐलान कर देंगे? मैं भी थोड़ा नर्वस था। मैं उस जेड सिंहासन पर बैठा था। मेरे नीचे की सीट बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इतना बड़ा योगदान देने के बाद दादाजी मुझे जरूर कोई बड़ा इनाम देंगे। क्या वो कोई अमर खजाना होगा, कोई अमर टेक्निक, या फिर ऐसा पावर ट्रांसफर जो मुझे एक ही कदम में सबसे ऊंचे रेयन तक पहुंचा दे? हालांकि मुझे पता था कि एक ही कदम में सबसे ऊंचे रेयन तक पहुंचना नामुमकिन था। परिवार हमेशा इनाम के तौर पर मजबूत नींव पर जोर देता था। फिर भी थोड़ा बहुत सपने देखने में क्या बुराई थी। इसी बीच पेट्रियार्क की बुजुर्ग लेकिन गरिमामयी आवाज फिर सुनाई दी, केल जी, मैं यहां हूं। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सम्मान से जवाब दिया। पेट्रियार्क ने मेरी तरफ देखा। उनकी धुंधली आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने किसी पद या इनाम की बात नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कैल, क्या तुम जानते हो कि हाउस वैनक्रेस्ट दूसरी दुनियाओं पर युद्ध क्यों करता है? ये सवाल सुनते ही सिर्फ मैं ही नहीं, नीचे बैठे सभी एल्डर्स भी हैरान रह गए और एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे। युद्ध क्यों? क्या रिसोर्सेज, टेक्निक्स और दुनिया के मूल सार को हासिल करने के लिए नहीं, ताकि परिवार और ज्यादा मजबूत बन सके? हर अमर परिवार यही करता है। ये तो ऐसी बात थी जो बचपन से ही हर किसी की हड्डियों तक में बसी हुई थी। हालांकि दिल से मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन मुझे पता था कि जब पेट्रियार्क इस तरह सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब इतना आसान नहीं हो सकता। मैंने एक पल सोचकर संभलकर जवाब दिया, दादाजी, मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए है ताकि हाउस फेनक्रेस्ट हमेशा अनगिनत दुनियाओं के शिखर पर खड़ा रहे, ताकि हाउस फेनक्रेस्ट की शान हर युग में चमकती रहे और कभी फीकी न पड़े। ये जवाब सुनने में शानदार और सही लगता था, एक आम लेकिन सुरक्षित जवाब। लेकिन पेट्रियार्क ने सिर हिला दिया। तुम आधे सही हो। उन्होंने अपनी पतली उंगली उठाई और हॉल में मौजूद हर शख्स की तरफ इशारा किया। लॉर्ड एल्ड्रिक से लेकर ग्रैंड एल्डर थेरन तक और हर बड़े एल्डर की तरफ। हम जीतते हैं, हम लूटते हैं, हम परिवार को मजबूत बनाते हैं, लेकिन आखिर किस लिए? पेट्रियार्क की आवाज एक पल के लिए रुक गई, फिर उनकी नजर वापस मुझ पर आकर ठहर गई। इस बार उनकी आंखें बेहद नरम थीं, ताकि हमारे वंशजों को हमारी तरह खून और आग के बीच जिंदा रहने के लिए संघर्ष न करना पड़े, ताकि हमारे वंशज हमारे कंधों पर खड़े होकर हमसे भी ऊंचा और दूर तक देख सकें, ताकि हमारे वंशज पैदा होते ही सबसे ऊपर हों और वही तय करें कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे। उनके हर शब्द में ऐसा वजन था जैसे आसमान से बिजली गिर रही हो। सॉवरेन हॉल में मौजूद हर एल्डर का शरीर हल्का सा कांप उठा। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देने लगी। तो यही असली वजह थी। वे हमेशा मानते थे कि जीत सिर्फ परिवार के अस्तित्व के लिए होती है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पेट्रियार्क की नजर में जीत का आखिरी मकसद आने वाली पीढ़ियां हैं, ताकि यंग लॉर्ड जैसे स्वर्ग के चहेते नौजवान अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखा सकें और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चुन सकें। एल्ड्रिक की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने पिता की तरफ गहरी भावनाओं से देखा। अब उन्हें समझ आ गया था। उनके पिता काइल के लिए रास्ता बना रहे थे। दूसरी दुनिया के खिलाफ ये युद्ध काइल की तरक्की के लिए उनका सबसे बड़ा तोहफा था। मैं भी पूरी तरह सन्न रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेट्रियार्क ऐसा कुछ कहेंगे। मैं तो बस सिस्टम के खतरों से बचने और अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए परिवार की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि परिवार के इन सबसे बड़े लोगों की नज़र में मैं काइल खुद ही परिवार का सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ा हित हूं। इस पल मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ मेरा है वो सब परिवार का है। एक ऐसी गर्माहट जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेरे दिल की गहराइयों से उठी और पल भर में पूरे शरीर में फैल गई। तो यही परिवार होता है। यही वो एहसास है कि तुम्हारे पीछे हमेशा कोई खड़ा है। काइल, पेट्रियार्क की आवाज ने मुझे फिर से सोचों से बाहर निकालकर हकीकत में लौटा दिया। इस कैंपेन में तुम्हारा काम लड़ाई लड़ना या स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, आराम से कल्टिवेशन करना, लगातार मजबूत होना और फिर तुम्हारे लिए तैयार की गई इस दावत का मजा लेना। उस दुनिया की हर चीज, उसके रिसोर्सेज, उसका असली एसेंस, उसके रूल्स, सब कुछ तुम्हारा होगा। ये सब इमॉर्टल पाथ पर तुम्हारी यात्रा की नींव बनेंगे। और जहां तक उन तथाकथित डार्क किंग्स और विद्रोह के उस तथाकथित सोर्स की बात है, पेट्रियार्क का लहजा हल्का और बेपरवाह था, लेकिन उसमें ऐसा दबदबा था कि किसी को शक करने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। हम तुम्हारे लिए हर रुकावट हटा देंगे। तुम्हें बस युद्ध खत्म होने के बाद जीत का फल लेना है। पेट्रियार्क की ये बातें हर किसी के दिल में बम की तरह फटी। पागलपन, ये सरासर पागलपन था। पूरे परिवार की ताकत से एक पूरी दुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ना और फिर उसे एक ऐसे नौजवान को तोहफे में दे देना जिसने अभी तक कल्टिवेशन शुरू भी नहीं की, और फिर उसे आराम से कल्टिवेशन करने देना ताकि वो अपना रास्ता बना सके। ये कैसा लाड़ प्यार था, ये कैसा दबदबा था। नीचे बैठे सभी एल्डर्स हैरान थे। उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि उनमें अंडा रखा जा सकता था। उन्होंने सोचा था कि पेट्रियार्क यंग लॉर्ड को कोई बड़ा इनाम देंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनाम इस स्तर का होगा। ये अब इनाम नहीं था,
ये पूरी एक दुनिया समेटकर यंग लॉर्ड की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना देने जैसा था। लाल बालों वाला किंग मैग्नस मुंह खोलकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिर में उसके मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकली, धत तेरे की, ऐसा भी हो सकता है। वो मुझे जिस नजर से देख रहा था उसमें सिर्फ जलन ही जलन थी। अपने जमाने में सबसे बड़े रेल्म तक पहुंचने के लिए उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे। न जाने कितनी बार मौत के मुंह से वापस लौटा था। उसके शरीर की हर हड्डी कई कई बार टूट चुकी थी, और अब इस लड़के को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था। कोई पूरी की पूरी दुनिया उसके मुंह में डाल रहा था, और इस डर से कि कहीं उसका दम न घुट जाए, पहले ही सारी हड्डियां निकालकर। खैर, तुलना करना ठीक नहीं है। ग्रैंड एल्डर थेरन भी एक लंबी सांस लेते हैं, फिर उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो परिवार के मुखिया का असली इरादा समझ चुके थे। ये सिर्फ प्यार या पक्षपात नहीं था, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट था। मुझमें पूरा परिवार अपना भविष्य इन्वेस्ट कर रहा था। दुनिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भविष्य के एक इमॉर्टल को तैयार करना किसी भी हिसाब से ये सबसे फायदे का सौदा था। एल्ड्रिच का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। वह तुरंत खड़े हुए और परिवार के मुखिया की तरफ झुककर बोले, पिताजी, आपकी दूरदृष्टि कमाल की है। मैं कायल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आज के बाद परिवार में कायल की जगह कोई नहीं हिला सकता। वही परिवार की उम्मीद, उसकी आत्मा और भविष्य का मालिक होगा। और मैं इस वक्त पूरी तरह हैरान था। मेरा दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा प्लान तो बस आराम से जिंदगी जीना था। ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी मेहनत की, झूठ बोले, नाटक किया, पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया, और आखिर में इनाम ये मिला कि अब मुझे सिर्फ आराम करना है। ये तो कमाल हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलाड़ी गेम में चीट कोड इस्तेमाल करके खुद ही सपोर्ट को रिपोर्ट कर दे और जवाब में सपोर्ट उसे ईमेल भेजे, प्रिय खिलाड़ी, हमें पता चल गया है कि तुम चीट इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए हमने पूरा गेम ही तुम्हें चीट के तौर पर देने का फैसला किया है। अपना गेम एंजॉय करो। ये सच में बहुत अजीब था। कायल, क्या तुम तैयार नहीं हो? मुखिया ने मुझे हैरानी से देखा और मुस्कुराकर पूछा। मैं तैयार हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं। इससे ज्यादा तैयार तो हो ही नहीं सकता। मैं तुरंत होश में आया, जल्दी से सिर हिलाया और झुक गया। मुझे डर था कि कहीं मुखिया अपना फैसला बदल न दें। मजाक है क्या? ऐसी शानदार चीज को कोई बेवकूफ ही ठुकराएगा? मेरे इस जवाब पर पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। यहां तक कि हमेशा गंभीर रहने वाले ग्रैंड एल्डर थेरन भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। बस पेट्रियार्क ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। अब जब फैसला हो चुका है तो जाओ और अपनी अपनी तैयारी करो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। कायल, तुम रुको। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी नींव मैं खुद तैयार करूंगा। आज से तुम मेरे घर में रहोगे, और जब तक तुम कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम नहीं रख लेते, मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनकर हॉल में बैठे सभी बुजुर्ग एक बार फिर हैरान रह गए। ऐसा सम्मान सिर्फ हाउस वैन क्रेस्ट में ही नहीं, बल्कि पूरे हेवनली रीजन के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सुना था। एक जिंदा असली इमॉर्टल का किसी का पर्सनल ट्यूटर बनना। अगर ये बात बाहर फैल गई तो शायद ही कोई इस पर यकीन करे। अब बुजुर्गों की नजरें जलन से बदलकर पूरी हैरानी में बदल चुकी थीं। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि भविष्य का सबसे चमकता सितारा उनकी आंखों के सामने उभर रहा था। जी दादाजी। पेट्रियार्क के आदेश के बाद हॉल ऑफ सॉवरेंस के सभी बुजुर्ग सदमे और उत्साह से भरे दिलों के साथ झुककर वहां से चले गए। उसी पल लाखों सालों से शांत पड़ी हाउस वैन क्रेस्ट नाम की विशाल युद्ध मशीन डरावनी रफ्तार से चलने लगी। हॉल ऑफ सॉवरेंस से एक के बाद एक आदेश निकलने लगे, जो सीक्रेट आइल के हर कोने तक पहुंच गए। एकांत में साधना कर रहे अनगिनत सदस्य बाहर निकल आए। विदेशों में मौजूद परिवार के बड़े बड़े लोगों को तुरंत वापस बुला लिया गया। परिवार के खजाने के विशाल दरवाजे जोरदार धमाके के साथ खुल गए, और अनगिनत दिव्य धातुएं, अमर खजाने और कीमती अमृत लहरों की तरह बाहर निकलने लगे। सबसे पहले ये सब स्काईब्रिज गेट बना रहे कारीगरों और अरे मास्टर्स को सौंपा गया। तीनों सेनाओं स्काईब्लेड, डिवाइन माइट और आर्मी ब्रेकर के कैंपों में युद्ध के नगाड़े गूंज उठे, और एक खतरनाक आभा आसमान तक उठने लगी। अनगिनत बख्तरबंद वॉर कल्टिवेटर्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हो गए। उनके ठंडे हथियार धूप में खून की प्यासी चमक बिखेर रहे थे। पूरा हाउस वैन क्रेस्ट का सेक्रेड आइल एक साथ उदासी और जोश से भरे माहौल में डूब गया। तूफान आने वाला था, और जिसने इस पूरे तूफान की शुरुआत की थी वो मैं था। लेकिन इस वक्त तूफान के ठीक बीच में मेरे दादाजी मुझे एक ऐसी जगह ले जा रहे थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फॉरबिडन लैंड के अंदर की दुनिया, जहां ब्रॉन्ज इमॉर्टल कॉफिन रखा हुआ था। जब मैं एक बार फिर इस विशाल तारों भरे आसमान के नीचे पहुंचा तो इस बार मेरा मूड पिछली बार से बिल्कुल अलग था। दादाजी, क्या हम यहीं अपनी नींव रखेंगे? मैंने उत्सुकता से चारों तरफ देखा। ये अंदरूनी यूनिवर्स जहां कॉस्मिक नियम साफ रूप में मौजूद थे और अमर मार्ग की आभा हर तरफ फैली हुई थी, सच में कल्टीवेशन के लिए एक बेहतरीन जगह थी। बिल्कुल यहां नहीं पता नहीं कब मेरे बगल में कुलपति का दुबला पतला शरीर दिखाई दिया। उन्होंने यूनिवर्स के बीचों बीच तैर रहे पुराने कांसे के ताबूत की तरफ इशारा किया। हम वहां जाएंगे। क्या ताबूत में? मैं हैरान रह गया। क्या ये कोई मजाक था? मुझे पता है कि आपको फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, लेकिन आखिर ये तो आपकी आराम करने की जगह है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं फिर लोगों का सामना कैसे करूंगा? दूसरे अमर वारिस पवित्र गुफाओं और दिव्य झरनों में अपनी नींव रखते हैं, और मैं सीधा ताबूत में। क्या बात है, अब भी तैयार नहीं हो? मुखिया ने मेरी तरफ देखा। तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। मैंने तुरंत अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे ढोल बज रहा हो। क्या मजाक है? ये एक सच्चे अमर का ताबूत है। इसमें जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जरूर होगा। अच्छा है कि तुम्हें समझ है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मुखिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उन्होंने हाथ हिलाया और कांसे के ताबूत का ढक्कन बिना किसी आवाज के खुल गया। मैंने गर्दन बढ़ाकर अंदर झांका। ताबूत खाली नहीं था। उसके अंदर पूरी तरह केओस छाया हुआ था। केओस एनर्जी की धूसर धाराएं उसके अंदर लगातार घूम रही थीं और उफान मार रही थीं।
जैसे किसी नई दुनिया का जन्म हो रहा हो। उस केओस एनर्जी के सबसे गहरे हिस्से में एक हल्का सा हरा कमल का मंच दिखाई दे रहा था। वो 3 फीट से ज्यादा चौड़ा नहीं था, धीरे धीरे घूम रहा था और उससे ऐसी खुशबू आ रही थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। ये क्या है? मेरी नजर उसी पर टिक गई। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन साफ महसूस कर सकता था कि वो हरा कमल का मंच किसी स्वर्गीय खजाने से कम नहीं था। सिर्फ एक नजर डालते ही मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा तक शुद्ध हो रही हो। वो आदिकालीन कमल का मंच है जो दुनिया की शुरुआत से ही मौजूद है। मुखिया की आवाज में पुरानी यादों की झलक थी। जिस साल मैंने अपना मार्ग सिद्ध किया और अमर बना, उसी समय केओस के समंदर में भटकते हुए मुझे संयोग से ये मिला था। इसे अपना बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इन अनगिनत सालों में मैं इसी मंच पर लेटा रहा, अपने अमर शरीर को केओस एनर्जी से सींचता रहा ताकि मेरी जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती रहे। ये आदिकालीन कमल का मंच है जो दुनिया की शुरुआत से ही सबसे बड़े खजानों में से एक रहा है। मेरी सांस जैसे रुक गई। जो चीज अब तक सिर्फ कहानियों और दंत कथाओं में सुनी थी, वो इस समय मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। दादाजी, ये बहुत कीमती है। मेरी आवाज हल्की सी कांप गई। इतने बड़े खजाने का इस्तेमाल मेरी नींव बनाने के लिए करना क्या, ये कुछ ज्यादा कीमती नहीं है? मुखिया हल्का सा हंस पड़े। कोई भी चीज, चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, अगर उसका सही इस्तेमाल न हो सके तो वो सिर्फ एक मरी हुई चीज बनकर रह जाती है। ये अनगिनत सालों से मेरे पास पड़ी पड़ी लगभग फफूंद खाने लगी है। आज अगर इसका इस्तेमाल तुम्हारे लिए हो रहा है तो कम से कम इसका नाम बेकार नहीं जाएगा। जाओ, मंच पे बैठ जाओ। मैंने गहरी सांस ली और कांसे के ताबूत में छलांग लगा दी। अंदर पहुंचते ही मेरा पूरा शरीर बेहद घनी केओस एनर्जी से घिर गया। उस केओस एनर्जी का हर एक रेशा पहाड़ जितना भारी था। अगर कोई आम इंसान यहां होता तो शायद एक पल में ही चकनाचूर हो जाता, लेकिन मेरे पास अमर शरीर था। मेरा शरीर पहले ही आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत था। ऊपर से इतने सालों तक भगवान के खून में नहाने की वजह से मेरी नींव और भी मजबूत हो चुकी थी। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि मेरा शरीर थोड़ा नीचे डूबा, फिर मैं धीरे धीरे उसके साथ एडजस्ट हो गया। मैंने केओस एनर्जी को दोनों तरफ हटाया और कदम दर कदम उस हरे कमल के मंच की तरफ बढ़ने लगा। जितना मैं उसके करीब पहुंचता गया, उतनी ही उसकी दिल को छू लेने वाली खुशबू गहरी होती गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर का हर रोम खुल चुका है और लालच से उस आभा को अपने अंदर खींच रहा है। आखिरकार मैं उस मंच तक पहुंच गया। मैं पालथी मारकर उस पर बैठ गया। जैसे ही मैं मंच पर बैठा, पूरा कमल मंच अचानक कांप उठा। उसमें से हरी दिव्य रोशनी की करोड़ों किरणें फूट पड़ीं और शब्दों से परे एक अद्भुत ताव की गूंज एक पल में मुझे पूरी तरह घेर गई। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरी आत्मा एक झटके में शरीर से निकलकर उस आदिम केओस में पहुंच गई हो जो दुनिया के बनने से भी पहले से मौजूद था। यहां न समय है, न जगह, न ऊपर नीचे, न ही चारों दिशाएं। यहां सिर्फ सबसे पुराना और सबसे शुद्ध डाव मौजूद है। केओस को भट्टी और इमॉर्टल फ्लेम को हथौड़ा बनाकर अपनी अमर नींव और शरीर को दोबारा गढ़ो। मेरे मन में सेक्ट मास्टर की आवाज गूंजती है। अगले ही पल केओस एनर्जी की अनगिनत धाराएं मेरी तरफ पागलों की तरह टूट पड़ती हैं। बूम, मुझे लगा जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। केओस एनर्जी बेहद उग्र थी। वो मेरे हाथ, पैरों, हड्डियों, मेरिडियंस और शरीर के हर पोर में घुसकर मुझे बार बार तोड़ रही थी और फिर दोबारा बना रही थी। एक पल में मेरी पूरी बॉडी में ऐसा दर्द फैल गया जो सोच से भी परे था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां इंच इंच करके चूर हो रही हों और फिर दोबारा जुड़ रही हों। मेरा मांस और खून बार बार पिघलकर फिर से बन रहा था। मेरे मेरिडियंस बार बार खुल रहे थे, फिर और चौड़े और मजबूत होते जा रहे थे। अपने शांत स्वभाव के बावजूद मैं दर्द से चीखे बिना नहीं रह सका। ये मेरी कल्पना से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। ये कोई साधारण फाउंडेशन बनाना नहीं था। ये तो साफ साफ मुझे पूरी तरह पिघलाकर नए सिरे से गढ़ रहा था। सहन करो। साधना का रास्ता खुद स्वर्ग को चुनौती देने का रास्ता है। ये स्वर्ग के खिलाफ, धरती के खिलाफ और खुद अपने खिलाफ संघर्ष है। अगर इतना दर्द भी नहीं सह सकते तो डाव से आगे निकलने की बात कैसे करोगे? सेक्ट मास्टर की आवाज मेरे दिल पर किसी भारी हथौड़े की तरह गिरी। मैंने जोर से अपनी जीभ की नोक काट ली। तेज दर्द से मेरा दिमाग थोड़ा साफ हो गया। अच्छा संकल्प। सेक्ट मास्टर ने अपनी पतली उंगली से हवा में हल्का सा इशारा किया। 7 रंगों की रोशनी में लिपटी आग की एक लौ अचानक प्रकट हुई और सीधे कांसे के ताबूत में जा गिरी। इमॉर्टल फ्लेम, वो आदिम अग्नि जिसे सिर्फ एक ट्रू इमॉर्टल ही कंट्रोल कर सकता था। ऐसी आग जो हर चीज को राख बना सकती थी और हर जीवन को दोबारा जन्म भी दे सकती थी। जैसे ही इमॉर्टल फ्लेम केओस के अंदर पहुंची, वो गर्जना के साथ आग के अथाह समुद्र में बदल गई और मुझे पूरी तरह निगल गई। केओस एनर्जी भट्टी बनी और इमॉर्टल फ्लेम हथौड़ा। उनकी ढलाई में मेरा शरीर चमकने लगा। मेरे शरीर की सारी अशुद्धियां धीरे धीरे मिटने लगीं। मेरा खून लाल रंग से बदलकर हल्का सुनहरा होने लगा। उसकी हर बूंद में ऐसा लग रहा था जैसे किसी तारे की ताकत समाई हुई हो। और मेरे डैंशन में, जहां हर कल्टिवेटर का रास्ता शुरू होता है, केओस एनर्जी और इमॉर्टल फ्लेम से बना एक विशाल भंवर धीरे धीरे आकार लेने लगा। ब्लड रिफाइनमेंट रेल्म, कल्टिवेशन के रास्ते का पहला रेल्म, जहां शरीर के एसेंस ब्लड को निखारा जाता है और लाइफ एसेंस जमा की जाती है। एक आम जीनियस अगर कुछ 1000 लाइफ एसेंस जमा कर ले तो उसे चमत्कारी माना जाता है। सबसे बड़े प्रोडिजी जैसे इंपीरियल प्रिंसेस और सेंटेसेस भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10,000 से थोड़ा ऊपर तक ही पहुंच पाते हैं। और रिकॉर्ड के मुताबिक इस रेल्म की थियोरेटिकल लिमिट 10,08,000 लाइफ एसेंस है। उस स्तर पर पहुंचने के बाद इंसान का शरीर सेंट बॉडी बन जाता है, जिस पर लगभग सभी टेक्निक्स बेअसर हो जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थियोरी थी। प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया था और आज ये मिथक मेरे सामने टूटने वाला था। मेरे टेंशन के भंवर के अंदर सुनहरी लाइफ एसेंस एक के बाद एक पैदा होने लगी। 10,000, 30,000, 50,000, 10 लाख, 8,000 जैसे ही लाइफ एसेंस की संख्या थियोरेटिकल लिमिट तक पहुंची, पूरा इनर यूनिवर्स कांप उठा।
10,000 नियम एक साथ गूंज उठे, मानो किसी चमत्कार के जन्म का स्वागत कर रहे हों। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। भंवर अब भी बेतहाशा घूम रहा था और सुनहरी लाइफ एसेंस लगातार पैदा होती जा रही थी। 1,10,000, 1,50,000, 2 लाख। सेक्ट मास्टर ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये कैसा मॉन्स्टर है? उसने सोचा था कि एंशिएंट लोटस डिवाइन मेडिसिन और इमॉर्टल फ्लेम की मदद से मेरी फाउंडेशन बनाकर मैं ज्यादा से ज्यादा 10,08,000 की थ्योरेटिकल लिमिट तक पहुंचूंगा। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पोटेंशियल उसकी सारी उम्मीदों से इतना आगे निकल जाएगा। अमर शरीर इस पुराने कमल देवता के साथ मिलकर कुछ अविश्वसनीय रिएक्शन पैदा करता है। अच्छा मुखिया अपनी बेतहाशा खुशी रोक नहीं पाता और आसमान की तरफ हंसता है। सच में हाउस फेनक्रेस्ट का आशीर्वाद, सच में किस्मत का बच्चा जो अपने समय का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि ऐसा है, आज मैं एक बार फिर तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकती है और वो अचानक अपना मुंह खोलता है और लिक्विड की एक बूंद थूकता है जो ब्लड डायमंड की तरह गहरा लाल है। एक सच्चे अमर का हार्ट ब्लड, उसकी जिंदगी भर की साधना का निचोड़। एक बूंद पूरे तारे के इलाके को कुचलने के लिए काफी है। वह उंगली हिलाता है और हार्ट ब्लड की वह बूंद खून की रोशनी की एक लकीर में बदल जाती है जो एक पल में मेरे माथे के बीच में धंस जाती है। बूम, मेरा शरीर एक सूरज जैसा हो जाता है जिसमें एक न्यूक्लियर बम गिराया गया हो, जिससे अरबों फीट की दिव्य रोशनी निकलती है। मेरे डेंटियन में जीवन के सार की गिनती एक धमाकेदार तरीके से बेतहाशा बढ़ने लगती है। 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। जब जीवन के सार की गिनती आखिरकार 10 लाख पर आ जाती है तो सभी जीवन के सार अचानक अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं और एक सुनहरी दिव्य आकृति में इकट्ठा हो जाते हैं। वो दिव्य आकृति भंवर के बीच में पालथी मारकर बैठी है। उसका व्यवहार गंभीर और शानदार है। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। खून बनाने वाला क्षेत्र सभी युगों में सबसे पहले 10 लाख जीवन के सार इकट्ठा कर रहा है और एक दिव्य आत्मा के बर्तन को जन्म दे रहा है। ये अब कोई मिथक नहीं तोड़ रहा है, ये एक बिल्कुल नया मिथक बना रहा है जिसका कोई पहले वाला नहीं है और शायद कोई बाद वाला भी नहीं है। कुलपति ये दृश्य देख रहे हैं, उत्साह से कांप रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से हाउस वेनक्रेस्ट के लिए एक असली राक्षस बनाया है। कांसे के ताबूत के अंदर अराजकता की ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो जाती है और अमर लौ धीरे धीरे बुझ जाती है। मैं हरे कमल के मंच पर पालथी मारकर बैठा हूं, दोनों आंखें कसकर बंद हैं। मेरा व्यवहार गंभीर और शानदार है। मेरे शरीर के अंदर सिर्फ एक पल की शांति से दिव्य आत्मा का बर्तन बना है। लाखों सुनहरे जीवन तत्व मेरे डेंटियन में चुपचाप बैठे हैं, मेरे दिल के साथ धड़क रहे हैं, मेरे साथ एक होकर सांस ले रहे हैं। हर सांस स्वर्ग और पृथ्वी के बहुत सारे तत्व को अंदर खींचती और छोड़ती है, इसे सबसे शुद्ध शक्ति में बदल देती है जो मेरे पूरे शरीर में बहती है। हालांकि मेरी साधना नश्वर पथ के उस स्तर का पहला क्षेत्र है जिसमें मैंने अभी कदम रखा है, खून बनाने वाला क्षेत्र। मैंने गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे शरीर से निकलने के बाद वो गंदी हवा एक काले ड्रैगन में बदल जाती है। अपने पंजे और नुकीले दांत दिखाती है, हवा में एक बार चक्कर लगाती है और फिर धीरे धीरे बिखर जाती है। ये मुझसे निकली गंदगी का आखिरी निशान है। अब से मेरे पास एक बेदाग अमर शरीर है जो सच्चे ताओ के साथ एक है। मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूं। मेरी आंखों से सुनहरी दिव्य रोशनी की 2 किरणें निकलीं जो केओस एनर्जी की परत दर परत को भेदती हुई सीधे अंदर के यूनिवर्स की बाउंड्री वॉल से टकराईं। हे भगवान, मैं खुद चौंक गया। क्या ये सच में मेरी आंखें हैं? ये लेजर तोप से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मैंने जल्दी से अपने मन पर काबू पाया और तभी वे 2 डरावनी किरणें धीरे धीरे गायब हो गईं। मैंने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा, अपने अंदर उस एक्सप्लोसिव पावर को महसूस किया जो स्वर्ग और धरती को चीर सकती है। पूरा एहसास थोड़ा अजीब था। तो ये कल्टीवेशन की पावर है। मैंने खुद से कहा, बस पहला दायरा और इतना जबरदस्त बदलाव हुआ है, तो उसके बाद के दायरों का क्या? शेल ब्रेकिंग यूनिटी, स्पिरिट शिपिंग और आखिर में इमॉर्टल दायरा, वे कौन से नजारे होंगे? कैसा लग रहा है? मेरे कानों में पैट्रियार्क की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से मंच से उठा और कॉफिन के बाहर पैट्रियार्क को गहराई से और सम्मान से झुककर प्रणाम किया। मेरी नींव बनाने के लिए धन्यवाद दादाजी। मुझे फिर से बनाने की ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये प्रणाम मैं दिल से खुशी खुशी करता हूँ। मुखिया ने मुझे न सिर्फ बहुत बड़ी दौलत दी है बल्कि उन्होंने मुझे परिवार शब्द का सही मतलब भी समझाया है। उठो, आखिर हम परिवार ही हैं, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया मुझे उठाते हुए हंसते हैं, उनकी धुंधली आंखों में संतुष्टि है। तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ब्लड फाउंडेशन रेल्म, लाखों लाइफ एसेंस इकट्ठा करना और एक डिवाइन सोल को जन्म देना। ये बात अगर किसी को भी बताओ तो शायद वो यकीन ही नहीं करेगा। कुलपति ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। जितना ज्यादा वो देखते गए उतने ही ज्यादा संतुष्ट होते गए। आज से तुम बिना किसी शक के हाउस वैनक्वेस्ट के पूरे इतिहास के सबसे बड़े चमत्कार हो। उनकी तारीफ सुनकर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने अपना सिर खुजलाया। ये सब दादाजी की अच्छी सीख की वजह से है। बस बहुत हुआ, इतनी चापलूसी मत करो। कुलपति हंसते हुए मुझे डांटने लगे। तुम्हारी नींव रखी जा चुकी है, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। याद रखना, न घमंड करना और न ही जल्दबाजी। कल्टीवेशन का रास्ता बहुत लंबा है और ब्लड फाउंडेशन रेल्म तो बस उसकी शुरुआत है। मैं समझ गया। मैंने मजबूती से सिर हिलाया। मुझे पता था कि भले ही मेरी शुरुआत बहुत ऊंचे स्तर से हुई हो, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी लंबा था। फिर भी दिल के अंदर मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। सभी युगों का सबसे बड़ा चमत्कार, हा 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 हा, सिर्फ ये टाइटल ही सुनकर रोमांच हो रहा था। उसी पल मेरे दिमाग में अचानक एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। डिंग, प्लेयर के टीयर में लीप लेवल बदलाव का पता चला है। प्लेयर की क्षमता का दोबारा आकलन किया रहा है। आकलन चेतावनी एक अनजान एरर का पता चला है। प्लेयर का फाउंडेशन डेटा ओवरफ्लो हो गया है। ये सिस्टम की कंप्यूटेबल लिमिट से ज्यादा है। सिस्टम मॉड्यूल में एक अनजान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। रीस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। रीस्टार्ट फेल्ड।
डिंग डिंग डिंग, अर्जेंट अलार्म और गड़बड़ डेटा की लाइनें मेरे सिस्टम मॉड्यूल में पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगीं। रिस्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। रिस्टार्ट फेल, डिंग डिंग डिंग, अर्जेंट अलार्म और गड़बड़ डेटा की लाइनें मेरे दिमाग में पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगीं। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। सिस्टम, मैं तो लगभग इस चीज के बारे में भूल ही गया था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे समय पे सामने आएगा। शुरुआती क्वेस्ट्स अपडेट कर दिए गए हैं। मेन क्वेस्ट 1, अंधेरे विद्रोह से बचें, स्टेटस कंप्लीट, रिवॉर्ड सॉवरेन बोन्स गुणा 3। मेन क्वेस्ट 2, एक डार्क सॉवरेन को मारें, क्वेस्ट अपडेट किया गया। नया क्वेस्ट 1, डार्क सॉवरेन के पतन का गवाह बने, रिवॉर्ड सॉवरेन बोन्स गुणा 3। मेन क्वेस्ट 2, एक डार्क सॉवरेन को मारें, क्वेस्ट अपडेट किया गया। नया क्वेस्ट 1, डार्क सॉवरेन के पतन का गवाह बने, रिवॉर्ड 1 कंप्लीट अर्थ कोर एसेंस। आखिरी क्वेस्ट, इस विद्रोह को खत्म करें, क्वेस्ट अपडेट किया गया। नया क्वेस्ट, इस विद्रोह के अंत का गवाह बने, क्वेस्ट रिवॉर्ड 1, रैंडम इमॉर्टल बॉडी एसेंस और केओस इमॉर्टल बेल फेलियर पेनल्टी नन। ओह सिस्टम, आखिरकार तुम्हें भी सब समझ में आ गया। मैंने मन ही मन सिस्टम को थम्स अप दे दिया। एक सही सपोर्ट सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए। पहले इसका रवैया बहुत ठंडा और बेपरवाह था। डिंग बिगिनर क्वेस्ट का इनाम 3 सॉवरेन बोन सिस्टम स्पेस में भेज दिए गए हैं। इन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। इनाम सीधे भेज दिया गया। मेरा दिमाग हल्का सा हिल गया। मेरी चेतना उस तथाकथित सिस्टम स्पेस में चली गई। वहां मुझे 3 क्रिस्टल जैसी साफ सॉवरेन बोन्स दिखाई दी। उनसे बेहद शक्तिशाली दिव्य शक्ति निकल रही थी और उन पर गहरे रून्स बने हुए थे। वे खाली स्पेस में चुपचाप तैर रही थीं। तो ये हैं सॉवरेन बोन्स। देखने में तो ये काफी प्रभावशाली थीं, लेकिन मैं चुप हो गया। मेरे अपने शरीर की हड्डियां अब इमॉर्टल फ्लेम और केओस एनर्जी से बनी थीं। उन पर स्वाभाविक रूप से इमॉर्टल रून्स बने हुए थे, जो इन सॉवरेन बोन्स से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर के थे। मेरे लिए ये चीज सच में बेकार थी। काइल, क्या हुआ? क्या कल्टिवेशन करते समय तुम्हें कुछ ऐसा मिला है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे सोच में डूबा देखकर पेट्रियार्क ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं दादाजी, मैं होश में आया और मुस्कुरा दिया। अभी जब मैं अपनी कल्टिवेशन मजबूत कर रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आया। इतना कहते हुए मेरे मन में एक विचार आया और मैंने अपनी हथेली खोल दी। अगले ही पल तीनों सॉवरेन बोन्स अचानक प्रकट हो गई। वे मेरी हथेली के ऊपर तैरने लगी। हर हड्डी दिव्य रोशनी से चमक रही थी और उनसे ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज निकल रही थी जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाई हुई थी। इस दुनिया में सिर्फ इन्हीं के लिए सेंट एक दूसरे से खूनी लड़ाई लड़ सकते थे। पेट्रियार्क हल्का सा चौंक गए। नेचुरल डाउ बोन्स, और वो भी 3, तुम्हारी किस्मत सच में अजीब है। उनकी नजर में ये मेरी किस्मत का ही असर था कि मेरी सफलता के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के डाउ ने खुद मुझे आशीर्वाद दिया था। ये सब ठीक है, लेकिन मुझे तो थोड़ी गैर जरूरी लग रही हैं। मैंने तीनों हड्डियों को हाथ में तौलते हुए बिना सोचे समझे कह दिया। गैर जरूरी? पेट्रियार्क ये शब्द सुनकर अपनी आंख के कोने को फड़कने से नहीं रोक पाए। नेचुरल डाउ बोन्स स्वर्ग और पृथ्वी की कृपा का प्रतीक थीं। अनगिनत प्रतिभाशाली लोग उनका सिर्फ सपना देखते थे, लेकिन उसके हाथों में आकर वही चीज गैर जरूरी बन गई थी। ये जरूरी नहीं है। इनमें से सिर्फ एक भी मिल जाए तो किसी को फर्स्ट जनरेशन बीइंग कहा जाएगा। एक फर्स्ट जनरेशन बीइंग जिसके पास अपना पूरा सेक्ट बनाने का मौका हो, लेकिन फिर दोबारा सोचने पर उसके इस पोते ने प्राइमोर्डियल लोटस डेटी को अपनी नींव बनाया, अपने शरीर को एक ट्रू इमॉर्टल की लॉ और दिल के खून से तपाया और एक डीमन से लाखों लाइफ एसेंस हासिल किए। उसकी अपनी हड्डियां किसी भी तथाकथित टाओ बोन या डिवाइन बोन से बहुत आगे निकल चुकी हैं। उसके लिए ये कुछ सॉवरेन बोन्स मुश्किल से ही सोने पर सुहागा हैं। मैं इमॉर्टल टूम से बाहर निकलता हूं और उस शांत घर में लौटता हूं जिसे पेट्रियार्क ने मेरे लिए बनवाया था। असल में ये वही जगह थी जहां पेट्रियार्क कभी कभी अकेले टाओ पर मनन करने आया करते थे। यहां हमेशा इमॉर्टल मिस्ट छाई रहती है। ऑस्पिशियस बीस्ट्स झुंड में इकट्ठा होते हैं और ये जगह लॉर्ड एल्ड्रिक के सॉवरेन हॉल से भी ज्यादा शानदार है। 2 नौकरानियां जो दिखने में बेहद खूबसूरत और व्यवहार में किसी दूसरी दुनिया की लगती थीं, पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थीं। वे हाउस वेनक्रेस्ट की खास तौर पर तैयार की गई सेविकाएं थीं। उनकी परवरिश 14th रेल में हुई थी। आमतौर पर वे पेट्रियार्क की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखती थीं, लेकिन अब उन्हें सिर्फ मेरी देखभाल के लिए भेजा गया था। यंग लॉर्ड, आपका स्वागत है। मुझे देखते ही दोनों नौकरानियां तुरंत झुक गईं। उनकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि पेट्रियार्क मुझे उस निषिद्ध जगह के सबसे अंदर तक ले गए थे। इसलिए वे जानती थीं कि पिछले कुछ दिनों में परिवार में जो बड़े बदलाव आए हैं उनकी शुरुआत मेरे आने से हुई है। उठो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मैंने हल्के से हाथ हिलाया। मेरा अंदाज बिल्कुल सहज था। मैंने पूरे घर पर एक नजर डाली। एक इमॉर्टल स्प्रिंग बह रहा था। जमीन डिवाइन हर्ब से ढकी हुई थी और यूं ही तोड़ा गया एक फल लाइफ एसेंस से भरा हुआ था। आज से तुम्हारे नाम अलारा और मीरा होंगे। मैंने यूं ही उनके नाम रख दिए। फिर 3 सॉवरेन बोन्स लापरवाही से उनकी तरफ फेंक दिए। ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, रख लो। चाहे इन्हें गहनों की तरह इस्तेमाल करना या पीसकर पानी में मिलाकर पी लेना, जैसा तुम्हारा मन करे। तीनों सॉवरेन बोन्स तेज दिव्य रोशनी से चमकते हुए हवा में 3 खूबसूरत चाप बनाते हुए दोनों नौकरानियों के सामने हल्के से गिर गए। अलारा और मीरा पूरी तरह सन्न रह गईं। वे जमीन पर पड़ी उन 3 सॉवरेन बोन्स को खाली नजरों से देख रही थीं। उनसे अब भी हल्की गूंज निकल रही थी और एक डरावनी टाव की गूंज फैल रही थी। दोनों के दिमाग जैसे सुन्न हो गए। सॉवरेन बोन्स हमें दे दिए गए। उन्हें गहनों की तरह इस्तेमाल करना या पीसकर पाउडर बना देना। क्या यंग लॉर्ड को खजानों की कीमत का अंदाजा ही नहीं है? दोनों वहीं जड़ होकर खड़ी रहीं, हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें वे 3 हड्डियां 3 प्राचीन पवित्र पहाड़ों से भी ज्यादा भारी लग रही थीं। यंग लॉर्ड, ये बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। अलारा की आवाज कांप रही थी।
इसमें हिम्मत न करने वाली क्या बात है, ये तो बस कुछ बेकार हड्डियां हैं। मैंने बिल्कुल बेपरवाही से कहा। इन्हें रखकर भी मेरा कोई फायदा नहीं है, ये बस जगह घेरती हैं। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इन्हें फेंक दो। फेंक दो? अलारा और मीरा को लगा जैसे उनके टाव हाथ टूटने वाले हों। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं पालथी मारकर बैठ गया और ब्लड क्रिएशन रेल्म के लगभग 10 लाख लाइफ एसेंस के रहस्यों को ध्यान से समझने लगा। एक विचार आते ही मेरे डेंशन में मौजूद सुनहरी दिव्य आकृति ने अपनी आंखें खोल दी। 10 लाख लाइफ एसेंस की शक्ति एक पल में मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने हल्के से मुट्ठी भींची और मेरे आसपास की जगह दबाव से कराह उठी। उसमें बारीक काली दरारें उभर आईं। क्या जबरदस्त ताकत है! मैं खुद भी हैरान रह गया। ये तो सिर्फ शुद्ध शारीरिक ताकत है। अगर इसमें टेक्निक्स और डिवाइन पावर्स भी जुड़ जाएं तो इसकी असली शक्ति कितनी डरावनी होगी। एक इंसान के लिए 7 दिन बस एक पल के बराबर होते हैं और एक इमॉर्टल क्लैन के लिए तो उंगलियों के एक झटके से भी कम। लेकिन अभी हाउस वेनक्रेस्ट के लिए ये 7 दिन पूरे सेलेस्टियल डोमेन को हिला देने के लिए काफी थे। हाउस वेनक्रेस्ट के पवित्र द्वीप के ऊपर 10,000 मील तक फैला एक विशाल गेट जो अनंत इमॉर्टल लाइट बिखेर रहा था, तारों के कॉस्मिक सी के बीच खड़ा था। गेट के चारों तरफ स्पेस बिखरा हुआ था और टाइम अस्त व्यस्त बह रहा था, जिससे एक ऐसा इलाका बन गया था जहां हर टेक्निक बेअसर हो जाती थी। और गेट के नीचे अनगिनत ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर एक काली सेना का विशाल समूह बहुत पहले ही इकट्ठा हो चुका था। 10 लाख वॉर कल्टिवेटर्स पूरी तरह शांत खड़े थे। उनमें से हर एक कम से कम डिवाइन पाथ के लेवल यानी 7th रेल्म में था। वहीं उनके कैप्टन्स और कमांडर्स सेंट और सॉवरन लेवल के पावर हाउसेस थे। जब इतनी बड़ी ताकत एक साथ इकट्ठा हुई तो उसकी आसमान चीर देने वाली किलिंग ऑरा ने पूरे सेलेस्टियल डोमेन के आसमान को लगभग खून जैसा लाल कर दिया। अनगिनत तारे कांप उठे और कॉस्मिक लॉज चीखते हुए पीछे हट गए। इतनी बड़ी हलचल को छिपाना नामुमकिन था। पूरे सेलेस्टियल डोमेन की हर इमॉर्टल फोर्स सतर्क हो गई। ईस्टर्न सी के किनारे एंशिएंट ड्रैगन कोर्ट। हजारों फीट लंबी ड्रैगन बोन से बने एक प्राचीन महल के भीतर ड्रैगन की दहाड़ गूंज रही थी। सिर पर सुनहरे ड्रैगन हॉर्न्स वाला शाही वस्त्र पहने एक राजसी अधेड़ उम्र का आदमी ड्रैगन थ्रोन पर बैठा था। उसकी आंखों में मानो सूरज और चांद घूम रहे थे। वो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का मौजूदा चीफ था, एक असली ड्रैगन एम्परर 18th रेल्म का किंग। तुम कह रहे हो कि इटर्नल इमॉर्टल हाउस वेनक्रेस्ट ने 3 सेनाएं इकट्ठा कर ली हैं। ड्रैगन एम्परर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छिपा हुआ झटका साफ महसूस हो रहा था। एक कांपता हुआ स्काउट अपनी जान जोखिम में डालकर जुटाई गई सारी जानकारी बताने लगा। चीफ, ये बिल्कुल सच है। करोड़ों मील दूर स्टार रीजन में भी उस किलिंग ऑरा ने मेरी आत्मा को लगभग चीर दिया था, और वो गेट, वो हमारे क्लैन के ड्रैगन असेंशन गेट से भी 10,000 गुना ज्यादा डरावना है। ड्रैगन एम्परर चुप हो गया। पूरे हॉल का माहौल बेहद भारी हो गया। क्या वे कोई इमॉर्टल वॉर शुरू करने वाले हैं? एक ड्रैगन एल्डर ने डरते हुए कहा। इमॉर्टल वॉर, ये 2 शब्द किसी प्रतिबंधित श्राप की तरह थे। इन्हें सुनते ही वहां मौजूद हर सीनियर ड्रैगन का चेहरा पीला पड़ गया। आखिरी बार सेलेस्टियल डोमेन में इमॉर्टल वॉर 10 लाख साल पहले हुआ था, जब कई इमॉर्टल हाउसेस ने मिलकर हाउस वेनक्रेस्ट को घेर लिया था। उस युद्ध ने आसमान तोड़ दिया था, धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया था, सी ऑफ स्टार्स को चकनाचूर कर दिया था और अनगिनत दुनियाओं को धूल में मिला दिया था। लेकिन आखिर में हाउस वेनक्रेस्ट ही जीता, और उसी एक युद्ध के बाद उसने पूरे पुराने सेलेस्टियल डोमेन के ओवरलॉर्ड के रूप में अपनी जगह हमेशा के लिए पक्की कर ली। हाउस वेनक्रेस्ट बहुत लंबे समय से शांत था, इतना लंबा कि कई ताकतें लगभग भूल चुकी थीं कि उस सोए हुए शेर के नुकीले दांत कितने खतरनाक हैं। आखिर किस बेवकूफ ने हाउस वेनक्रेस्ट के उन पागलों को भड़का दिया? जांच करो। किसी भी कीमत पर पता लगाओ कि हाउस वेनक्रेस्ट का टारगेट कौन है। मेरा आदेश जारी करो। बाहर मौजूद क्लैन के हर ड्रैगन चाइल्ड को तुरंत वापस बुलाया जाए। किसी भी ताकत से टकराने की कोशिश मत करना। हाउस वेनक्रेस्ट को हर हाल में प्रायोरिटी दी जाए। ड्रैगन एम्परर ने ड्रैगन थ्रोन पर जोर से हाथ मारा और आदेश जारी कर दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे तूफान के सामने ड्रैगन क्लैन जैसी ताकतवर शक्ति भी फिलहाल उससे दूर रहना ही बेहतर समझेगी। दूसरी ओर एंशिएंट एम्परर माउंटेन, सेलेस्टियल डोमेन की सबसे ऊंची जगह पर तैरता हुआ एक सुनहरा पवित्र पर्वत, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो किसी हाफ इमॉर्टल का आसन है। अपने शिखर पर बने एंशिएंट एम्परर हॉल के भीतर केओस एनर्जी में लिपटी कई धुंधली आकृतियां स्पिरिचुअल सेंस के जरिए आपस में बात कर रही थीं। हाउस वेनक्रेस्ट हरकत में आ गया है। इतनी बड़ी हलचल है कि किसी की नजर से बच ही नहीं सकती। हाउस वेनक्रेस्ट आखिर चाहता क्या है? पता नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इतना बड़ा प्रदर्शन किया है तो उनका मकसद भी छोटा नहीं होगा। मुझे इससे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि उन्होंने इसी समय ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या उन्हें हेवन के जागने के बाद होने वाले नतीजों का डर नहीं है? कौन जानता है। जब तक हाउस वेनक्रेस्ट का वो पुराना मॉन्स्टर जिंदा है, कोई भी उनके इरादों को नहीं समझ सकता। फिलहाल देखते हैं और इंतजार करते हैं। खबर पूरे सेलेस्टियल डोमेन में तेजी से फैलने लगी। हमारे लोगों को हाउस वेनक्रेस्ट के इलाके के पास जाने से रोक दो। कुछ ही देर में पूरा सेलेस्टियल डोमेन बेचैन हो उठा। अनगिनत नजरें कुछ हैरानी से, कुछ डर से और कुछ उत्सुकता से हाउस वेनक्रेस्ट के पवित्र द्वीप की तरफ मुड़ गईं। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच हाउस वेनक्रेस्ट अजीब तरह से शांत था। लॉर्ड एल्ड्रिक सम्राट के वस्त्र पहने हॉल ऑफ सॉवरेन्स के सामने खड़े थे। उनकी नजर नीचे इकट्ठी लाखों की सेना पर थी।
उन्हें अच्छी तरह पता था कि बाहर की ताकतें उन पर नजर रख रही हैं, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। अचानक उन्होंने ठंडी सी फुकार भरी। एक पल में पूरे आसमान और धरती पर भारी दबाव छा गया। वो ठंडी फुकार मानो हेवनली डाउ वॉइस बनकर पूरे सेलेस्टियल डोमेन में गूंज उठी। शून्य की गहराइयों में छिपे अनगिनत स्पिरिचुअल सेंसेस जो हाउस वेनक्रेस्ट की ताकत का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसी पल किसी अदृश्य स्वर्गीय हथौड़े से कुचल दिए गए। दर्द भरी चीखों के साथ वे सभी वहीं बिखर गए। अनगिनत इमॉर्टल फोर्सेस के सीक्रेट कमरों में जासूसी कर रहे पावर हाउसेस एक साथ खून उगलने लगे। उनकी सोच बुरी तरह घायल हो चुकी थी और उनके दिल डर से भर गए थे। हाउस वेनक्रेस्ट इस समय वॉर ड्रिल कर रहा है, बाहरी लोग दूर रहें। एल्ड्रिक की बेमिसाल दबदबे वाली आवाज पूरे सेलेस्टियल डोमेन में गूंज उठी। वॉर ड्रिल? ड्रिल? भला इसे कौन मानेगा? किसकी वॉर ड्रिल में 3 सेनाएं इकट्ठी होती हैं और स्काईब्रिज गेट बनाया जाता है। लेकिन किसी में सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बोलने वाला एल्ड्रिक था, हाउस वेनक्रेस्ट का लॉर्ड। उसकी कही हुई बात ही सच मानी जाती थी। उसके एक शब्द के साथ ही पूरे सेलेस्टियल डोमेन की सारी टकटकी लगाई हुई नजरें तुरंत गायब हो गईं। ये सब करने के बाद एल्ड्रिक ने संतुष्टि से अपनी नजरें वापस खींच लीं और पीछे मुड़कर देखा। किसी अनजाने पल में पेट्रियार्क और मैं पहले से ही वहां खड़े थे। फादर कायल। एल्ड्रिक झुक गया। अच्छी तैयारी है? पेट्रियार्क ने हल्का सा सिर हिलाया। उनकी नजर नीचे खड़ी सेना पर घूमी और उनकी आंखों में पुरानी यादों की एक हल्की झलक उभर आई। बहुत समय पहले उन्होंने भी ऐसी ही एक सेना का नेतृत्व करते हुए आसमान में युद्ध लड़ा था। दादाजी, पिताजी, मैं भी जाना चाहता हूं। मैंने उस भव्य दृश्य को देखा और मेरे शरीर का खून जैसे उबलने लगा। ये एक क्रॉस वर्ल्ड वॉर था। इतना रोमांचक मौका मैं अकेला घर पे कैसे बैठ सकता था? बकवास! ये सुनते ही एल्ड्रिक चौंक गया। उसके मन में तुरंत मना करने का ख्याल आया। युद्ध के मैदान में कोई ये नहीं देखता कि सामने कौन है, यहां तक कि आगे की पंक्ति भी अनजाने खतरों से भरी होती है। कायल, तुमने अभी अभी कल्टीवेशन शुरू की है। अगर तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया तो? एल्ड्रिक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पेट्रियार्क बोल पड़े। उसे जाने दो। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा। उनकी आंखों में स्नेह साफ झलक रहा था। जो कल्टीवेशन हम करते हैं उसमें ऐसा निडर दिल होना चाहिए जो हर दुश्मन को कुचल सके। ग्रीन हाउस में कभी कोई विशाल पेड़ नहीं उगता। अगर कायल देखना चाहता है तो उसे देखने दो। लेकिन फादर कायल की सुरक्षा? एल्ड्रिक अब भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। कोई बात नहीं। पेट्रियार्क ने हल्के से हाथ हिलाया। तभी गर्रर अचानक 9 धरती हिला देने वाली ड्रैगन रोर्स गूंज उठीं। 9 ट्रू ड्रैगन्स, जिनमें से हर एक 1000 फीट लंबा था, हरे सुनहरे स्केल से ढका हुआ था और जिनकी ऑरा सेंट रेलन को टक्कर दे रही थी, पवित्र अगरवुड के एक ही विशाल तने से बनी पालकी को खींचते हुए शून्य से बाहर निकले और मेरे सामने आकर रुक गए। 9 ड्रैगन चैरियट। ये पेट्रियार्क की जवानी की सवारी थी। ये अपने आप में एक टॉप ग्रेड लगभग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट थी जिसकी डिफेंसिव पावर बेहद जबरदस्त थी। इसे खींचने वाले 9 ट्रू ड्रैगन्स वही पुराने ड्रैगन एम्परर्स थे जिन्हें पेट्रियार्क ने अपने हाथों से वश में किया था। इसके साथ जब तक कोई इमॉर्टल खुद मैदान में नहीं उतरता, कायल का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पेट्रियार्क ने ये बात बिल्कुल सहज अंदाज में कही। 9 ड्रैगन चैरियट को देखते ही एल्ड्रिक का दिल पूरी तरह शांत हो गया। उसने अपने बेटे के उत्साहित चेहरे की तरफ देखा और बेबस होकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, इसे अपने इलाके का पहले से निरीक्षण करने जैसा समझ लेते हैं। मैग्नस! एल्ड्रिक ने ऊंची आवाज में पुकारा। लाल बालों वाला किंग मैग्नस सेना की पंक्ति से आगे बढ़ा। उसके पूरे शरीर से युद्ध का इरादा फूट रहा था। तुम स्काईब्लेड लीजन के 10,000 सैनिकों को लेकर सबसे आगे चलोगे और आगे का रास्ता साफ करोगे। याद रखना, तुम्हारा काम यंग लॉर्ड के लिए हर रुकावट को खत्म करना है। आपके आदेश का पालन होगा। मैग्नस ने जोश से दहाड़ लगाई और फिर मुड़कर स्काईब्लेड लीजन की तरफ जोर से चिल्लाया। स्काईब्लेड सोल्जर्स, मेरे साथ चलो, यंग लॉर्ड के लिए रास्ता साफ करो। यंग लॉर्ड के लिए रास्ता साफ करो। 10,000 स्काईब्लेड सोल्जर्स एक साथ दहाड़ उठे। उनकी आवाजें एक विशाल सैलाब बनकर पूरे स्काईब्रिज गेट में गूंज उठीं। कैल, जाओ। पेट्रियार्क ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। मैंने सिर हिलाया। परिवार के अनगिनत सदस्यों की जोशीली निगाहों के बीच मैं उस बेहद शानदार 9 ड्रैगन पालनक्विन में जाकर बैठ गया। जैसे ही पालकी गेट की दहलीज पार करने वाली थी, मुझे साफ महसूस हुआ कि सामने की दुनिया का ऑरा पूरी तरह अलग था। उसमें बर्बादी, वीरानी और निराशा से भरे लॉस समाये हुए थे। शैडोमियर कॉन्टिनेंट, सेंट्रल प्रोविंस, रेवनफॉल एंशिएंट सिटी। जो शहर कभी 1 करोड़ लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था, आज एक जिंदा नरक बन चुका था। घनी काली धुंध ने पूरे शहर को ढक रखा था और आसमान की सारी रोशनी को निगल लिया था। अंदर जरा भी आवाज नहीं थी। इतनी खामोशी थी कि डर महसूस होने लगे। अनगिनत इंसान और कल्टीवेटर्स अपनी जिंदगी के आखिरी पल वाली मुद्रा में ही जमे हुए खड़े थे। उनकी चेहरों पर अब भी बेहद डर और निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों की सारी चमक गायब हो चुकी थी। वे पूरी तरह धूसर और खाली हो गई थीं। शहर के ऊपर इकट्ठा हुई एक अदृश्य शक्ति लगातार उनकी लाइफ एसेंस और सोल को खींच रही थी।
स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। अंधेरे के भीतर से एक ऐसी फुसफुसाहट गूंजी जिसने रूह तक को कंपा दिया। और मुझे और दो, जैसे ही मैं इस इलाके के सभी जीवों को निगल जाऊंगा, मैं आखिरी कदम भी पार कर लूंगा और सच में एक इमॉर्टल बीइंग बन जाऊंगा जो डेथलेस माउंटेन रेल्म से भी आगे निकल जाएगा। अंधेरे के बीच एक विशाल साया धीरे धीरे उभर रहा था। वो इस फॉरबिडन जोन का मालिक था जिसे सोल ईटर के नाम से जाना जाता था। वो पहले ही नॉर्दर्न रीच और वेस्टर्न डेजर्ट को निगल चुका है और अब उसका अगला टारगेट पूरा सेंट्रल प्रोविंस है। उसका मकसद अनगिनत जीवों की जिंदगी निगलकर खुद को पूरी तरह विकसित करना, इमॉर्टल बनना और एक ऐसे अस्तित्व में बदलना है जो बड़े फॉरबिडन जोन के बराबर हो। शहर की दीवार के एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में एक लड़की अपने छोटे भाई की लंबी ठंडी लाश को कसकर पकड़े हुए थी। उसका पूरा शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो इस शहर की आखिरी जिंदा इंसान थी। उसकी खास ब्लड लाइन की वजह से ही वो फिलहाल उस भयानक निगलने वाली ताकत का सामना कर पा रही थी। लेकिन बस इतना ही उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी लाइफ फोर्स भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। निराश होकर लड़की ने सिर उठाया और अंधेरे में डूबे आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। भगवान कहाँ है? स्वर्ग का न्याय कहाँ है? कौन आएगा इस खत्म होती दुनिया को बचाने? जैसे ही वो पूरी तरह निराशा में डूबने लगी और उसकी चेतना बिखरने ही वाली थी, अचानक आसमान से कांच टूटने जैसी एक साफ आवाज गूंजी। लड़की ने हैरानी से सिर उठाया। उसने देखा कि पूरे आसमान को ढकने वाली काली छतरी, जो इतनी घनी थी कि उसमें कोई दरार नहीं पड़ सकती थी, बिना किसी चेतावनी के अचानक बीच से फट गई। ये काले बादल नहीं फटे थे, पूरा स्पेस किसी कल्पना से परे ताकत ने जबरदस्ती चीर दिया था। उस दरार से एक चमकदार, पवित्र और बेहद दबदबे वाली इमॉर्टल लाइट अंदर उतरी, जिसने पूरे शहर को ढकने वाली काली धुंध को किसी तेज तलवार की तरह चीर दिया। कई दिनों बाद पहली बार सूरज की रोशनी लड़की के पीले चेहरे पर पड़ी, जिससे उसे हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। फिर स्पेस की उस दरार के पीछे से एक ऐसा विशाल गेट धीरे धीरे सामने आया जिसकी भव्यता को शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। सुनहरे दिव्य कवच पहने हुए नाइट्स खूंखार बीस्ट्स पर सवार होकर चुपचाप गेट से बाहर निकलने लगे। उनकी संख्या सिर्फ 10,000 थी, लेकिन उनके शरीर से निकलती खून से सनी ठंडी ऑरा, जो हर जीव को सिर्फ तिनको जैसा समझती थी, उस तथाकथित सोल ईटर से भी 10,000 गुना ज्यादा डरावनी थी। ये क्या है? शहर के ऊपर तड़पते हुए अंधेरे के विशाल ढेर से शक और खतरे से भरी आवाज गूंजी। सोल ईटर ने पहली बार खतरा महसूस किया, ऐसा खतरा जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, ऐसा खतरा जिसने उसके अस्तित्व की गहराई तक उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग चाहे जो भी हो, अब जब यहां आ ही गए हो तो मेरा खाना बन जाओ। शुरुआती झटके के बाद सोल ईटर गुस्से से पागल हो उठा। वो किसी को भी अपनी सत्ता को चुनौती देने की इजाजत नहीं देगा। बूम! अनंत काला कोहरा उमड़ पड़ा और एक विशाल काले हाथ में बदल गया, जिसने पूरे आसमान को ढक लिया और 10,000 गोल्डन आर्मर्ड नाइट्स की तरफ जोर से गिर पड़ा। उस वार में अनगिनत जीवों को निगलने से जमा हुई शिकायतों की ताकत और मौत की ऑरा भरी हुई थी। वो हमला सितारों को तोड़ सकता था और टाओ तक को मिटा सकता था, लेकिन दुनिया खत्म कर देने वाले उस वार के सामने सबसे आगे खड़ा लाल बालों वाला गोल्डन आर्मर्ड कमांडर सिर्फ तिरस्कार से मुस्कुराया। वो था मैग्नस हाउस वेनक्रेस्ट का थर्ड एल्डर, 18th रेल्म किंग। उसने खुद हमला करने की जहमत तक नहीं उठाई। उसके पीछे खड़ा एक कैप्टन बस एक कदम आगे बढ़ा। वो स्काईब्लेड लीजन का सिर्फ एक साधारण सेंचुरियन था। उसकी कल्टिवेशन सिर्फ 14th रेल्म डेमी सेंट तक थी। उसने ऊपर गिरते हुए उस विशाल काले हाथ को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, मानो वो किसी मरी हुई चीज को देख रहा हो। उसने धीरे धीरे अपने हाथ में मौजूद स्काईब्लेड उठाई। स्काईब्लेड पर सुनहरी दिव्य रोशनी चमक उठी और उसकी धार पर गहरे लॉ मार्क्स बहने लगे। ब्रेक कैप्टन के मुंह से बस एक ठंडा शब्द निकला। अगले ही पल उसने स्काईब्लेड को बिना किसी हिचकिचाहट के आगे फेंक दिया। स्काईब्लेड सुनहरी रोशनी की एक किरण बनकर आसमान और धरती को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसमें कोई दिखावटी ताकत नहीं थी और फिर वो बेहद आसानी से उस विशाल काले हाथ से टकरा गई। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई दहाड़ नहीं गूंजी। वो विशाल काला हाथ जो पूरी दुनिया के हर जीव को निराशा में डुबो सकता था, बिना किसी आवाज के पिघल गया। सुनहरी रोशनी की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। वो पल भर में काली धुंध की एक एक परत को चीरती हुई सीधे उस तड़पते अंधेरे के सबसे गहरे हिस्से में जा धंसी। आहा! अंधेरे के भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसान की बिल्कुल भी नहीं लगती थी। पूरे शहर को ढकने वाली काली धुंध तेजी से घूमने और सिकुड़ने लगी और आखिर में एक ही जगह सिमटकर काले कपड़े पहने मुरझाए चेहरे वाले एक आदमी में बदल गई। वही था सोल ईटर का असली शरीर। इस वक्त उसकी छाती हवा में तैर रही एक सुनहरी स्काईब्लेड से आर पार बंधी हुई थी। घाव के आसपास जल रही सुनहरी लौ उसकी आत्मा और उसके सोर्स दोनों को बेरहमी से जला रही थी। इमॉर्टल्स, तुम लोग सच में इमॉर्टल्स हो? सोल ईटर के चेहरे पर यकीन न कर पाने वाला भाव था। उसने अपनी छाती में धसी स्काईब्लेड की तरफ देखा, फिर ऊपर सुनहरे कवच पहने नाइट्स के उस ग्रुप की तरफ नजर उठाई। उनकी ऑरा समुद्र जितनी गहरी थी, उसकी आंखें पूरी तरह डर से भर चुकी थीं। यही तो वो दुनिया थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। तुम लोग आखिर हो कौन? लेकिन उस कैप्टन ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बगल में खड़े मैग्नस की तरफ हाथ बढ़ाया। एल्डर, ये तथाकथित डार्क सॉवरेन सिर्फ 13th रेल्म की ताकत पर है। वो इमॉर्टल होते हुए भी अपने बगल वाले इंसान के लिए इतना सम्मान दिखा रहा था। सोल ईटर के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर ये लोग सिर्फ 13th रेल्म को इतना मामूली मानते हैं तो उसके ऊपर आखिर कितने रेल्म होंगे? लेकिन उसे कभी जवाब नहीं मिला। उसी पल उसकी आत्मा, उसका सोर्स और उसके अस्तित्व का हर निशान पूरी तरह शुद्ध होकर मिट गया। कुछ भी नहीं बचा। एक फॉरबिडन जोन सॉवरेन जिसने पूरे शैडोमियर कॉन्टिनेंट को अंधेरे विद्रोह में झोंक दिया था, बिना किसी शोर के पल भर में पूरी तरह खत्म हो गया।
शहर की दीवार के एक कोने में बची हुई लड़की ये सब खाली नजरों से देख रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। लेकिन स्काईब्लेड लीजन के सैनिकों के लिए ये बस एक मामूली घटना थी। मैग्नस ने 100 लीटर को गायब होते देखा और होंठ सिकोड़ लिए। बस इतना ही, यही विद्रोह का एक सोर्स था। बहुत कमजोर वार्म अप के लायक भी नहीं। उसकी स्पिरिचुअल सेंस एक पल में पूरे शैडोमेयर कॉन्टिनेंट में फैल गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। 3 ईस्टर्न फॉरेस्ट में, 2 सदर्न सी में और बाकी कई तथाकथित फॉरबिडन जोन्स में छिपे हुए हैं। कुल मिलाकर 40 या 50 उसने पूरी दुनिया को ऐसे देखा जैसे ये सब कत्ल के लिए तैयार सुअर हों। सबने सुन लिया, जी सुन लिया। हाँ, ये कोई डार्क रिबेलियन नहीं है। ये तो साफ तौर पे पेट्रिया की तरफ से दिया गया बहुत बड़ा खजाना है। ये चलते फिरते मिलिट्री मेरिट हैं, चलते फिरते कल्टीवेशन रिसोर्सेज हैं। साउथ वाला मेरा है, कोई मुझसे उसके लिए नहीं लड़ेगा। दफा हो जाओ, मैंने उसे पहले देख लिया था। कुछ ही पलों में स्काईब्लेड लीजन का कम्युनिकेशन चैनल जोशीली आवाजों से गूंज उठा। वे पूरी दुनिया में फैले डार्क सोर्सेस को ऐसे देख रहे थे जैसे 3 दिन से भूखे भेड़िए मोटी भेड़ों के झुंड को देखते हैं। ये कोई विद्रोह दबाने आई सेना नहीं थी। ये तो साफ तौर पर ऐसी भीड़ थी जो ऑल यू कैन ईट बफेट में टूट पड़ने आई हो। उसी समय जब स्काईब्लेड लीजन के सैनिक बिखर कर शिकार शुरू करने ही वाले थे, विशाल गेट के भीतर से 9 ताकतवर ड्रैगन रोज गूंज उठी और एक पल में सारा शोर दब गया। 15th रेल्म सेंट हार्ट लेवल के 9 असली ड्रैगन्स द्वारा खींची जा रही एक बेहद शानदार अगरवुड पैलेंक्विन धीरे धीरे गेट से बाहर निकली और इस बर्बाद पुराने शहर के ऊपर उतरने लगी। उसके सामने पूरी दुनिया के लॉज कांपते हुए झुक गए। पैलेंक्विन का पर्दा एक पतले गोरे हाथ ने धीरे से उठाया। सफेद कपड़े पहने मैं पैलेंक्विन से बाहर निकला। ऊपर से मैंने इस पूरी तरह उजड़ी हुई धरती को देखा और हवा में फैली उस अजीब ऑरा को महसूस किया जो तबाही और नए जन्म से मिलकर बनी थी। तो ये है मेरी दुनिया, मैंने धीमे से खुद से कहा। उसी पल मेरे दिमाग में मौजूद सिस्टम, जिसने अब पूरी तरह अपनी किस्मत स्वीकार कर ली थी, धीरे से एक नया प्रॉम्प्ट दिखाया। प्लेयर के मिशन वर्ल्ड में पहुंचने की पुष्टि हो गई है। हिडन क्वेस्ट शुरू हो चुकी है। मास्टर्स इंस्पेक्शन क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव, एक विनर की तरह अपने लिए तैयार की गई आतिशबाजी का आनंद लो। क्वेस्ट रिवॉर्ड, एक पर्सनल साउंड ट्रैक गाना, इट्स सो लोनली एट द टॉप। मैं 9 ड्रैगन पैलेंक्विन में बैठा हूं, जितना आरामदायक हो सकता है। पालकी के अंदर की जगह बेहद विशाल है। लगभग चलते फिरते महल जैसी बीच में 10,000 साल पुराने जेड से बना एक मुलायम सोफा रखा है और उसके बगल की छोटी टेबल पर 2 प्यारी नौकरानियां अलारा और मीरा मेरे लिए बड़े ध्यान से स्पिरिट फ्रूट्स छील रही हैं और डिवाइन वाइन गर्म कर रही हैं। ये स्पिरिट फ्रूट हाउस वेनक्रेस्ट के पवित्र द्वीप का क्रिम्सन फ्रूट है। इसका सिर्फ एक फल ही किसी इंसान का शरीर दोबारा बना सकता है और उसकी उम्र 100 साल बढ़ा सकता है। वहीं ये डिवाइन वाइन सैकड़ों डिवाइन हर्ब्स से तैयार की जाती है। कोई साधारण कल्टीवेटर इसका सिर्फ एक घूंट पीकर 100 साल की कड़ी ट्रेनिंग बचा सकता है। लेकिन इस वक्त मेरे हाथों में ये सब चीजें आम अंगूर के जूस से ज्यादा अलग नहीं है। मैं सोफा पर आधा लेटा हुआ कानों में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुन रहा हूं। उसे देखने तक का मन नहीं हो रहा। मेरी नजर उठे हुए मोतियों के पर्दे से बाहर जाती है। मैं उस प्राचीन शहर को देख रहा हूं जो अब पूरी तरह खंडहर बन चुका है। शहर के बाहर स्काईब्लेड लीजन के सैनिक हर दिशा में फैल चुके हैं और भूखे भेड़ियों की तरह गरज रहे हैं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। थर्ड अंकल और बाकी लोगों का जोश सच में कमाल का है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हाउस वेनक्रेस्ट के असली सॉवरेन्स के सामने ये तथाकथित डार्क सॉवरेन्स किसी साइड डिश के बराबर भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इन्हें खाने के बाद मिलने वाला डेजर्ट कहा जा सकता है। जैसे ही स्काईब्लेड लीजन के सैनिक चारों तरफ फैलते हैं, पूरे शैडोमेयर कॉन्टिनेंट का आसमान शानदार आतिशबाजियों से भर जाता है। हर एक आतिशबाजी एक डार्क सोर्स के खत्म होने का संकेत थी। ईस्टर्न वाइल्ड्स में हजारों फीट ऊंचा एक डेमोनिक एप, जो अनगिनत शिकायतों और नफरत से बना था, अभी अभी गहरी नींद से जागा और आसमान की तरफ दहाड़ा। लेकिन अपनी ताकत दिखाने से पहले ही स्काईब्लेड लीजन के एक कमांडर ने अपना भाला सीधा उसकी खोपड़ी में घोंप दिया। विशाल डेमोनिक एप पहाड़ों के बीच गिरकर वहीं मर गया। उसका विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ फट गया और शुद्ध सोर्स एनर्जी से भरे आसमान में बदल गया। सदर्न सी में अनगिनत लाशों और हड्डियों से बने एक द्वीप पर डरावनी ऑरा वाले 2 डार्क किंग्स एक पूरे महाद्वीप के जीवों की किस्मत का फैसला कर रहे थे। अचानक आसमान से तलवार की एक चमकदार रोशनी नीचे गिरती है, जो पूरे आइलैंड को और उसके साथ उन सबको भी एक ही वार में 2 हिस्सों में बांट देती है। तलवार की सॉर्ड ऑरा में छिपी लॉ पावर एक पल में उनका पूरा अस्तित्व मिटा देती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में एक बर्फीली चोटी के नीचे छिपे आइसफील्ड के अंदर एक पुराना किंग, जो खुद को पूरी तरह छिपा हुआ समझ रहा था, उसे स्काईब्लेड लीजन का एक सैनिक जबरदस्ती जमीन के हजारों फीट नीचे से खींचकर बाहर निकाल लेता है। जैसे किसी छोटे चूजे को पकड़ रखा हो, किंग की डरी हुई और गिड़गिड़ाती नजरों के सामने वो सैनिक उसे सीधे खून की धुन में पटक देता है। जो लोग शैडोमियर कॉन्टिनेंट की नजरों में किसी आपदा और अजय मुसीबत जैसे थे, वे हाउस वेनक्रेस्ट की सेना के सामने कागज से भी ज्यादा कमजोर साबित हो रहे थे। ये कोई युद्ध नहीं था, ये पूरी तरह एक तरफा कत्लेआम था। सच में देखने लायक नजारा है। मैं आराम से नरम सोफे पर पीछे टिक गया और संतोष भरी सांस ली। इसी बड़े आतिशबाजी जैसे तमाशे का मजा लेते हुए मेरी स्पिरिचुअल सेंस अचानक सक्रिय हो गई और मुझे कुछ दिलचस्प दिखाई दिया। रेवनफॉल सिटी के खंडहरों से लगभग 1000 मील पूर्व में एक घाटी के अंदर लगभग 1 दर्जन फटेहाल लोग घबराकर भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ डेमोनिक बीस्ट्स, जो 100 लीटर की काली धुंध से बच निकले थे, लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इन दर्जन भर लोगों की कल्टिवेशन ज्यादा ऊंची नहीं थी। उनमें सबसे ताकतवर भी सिर्फ डाउ सीकिंग रेल्म में था, लेकिन उनमें से हर किसी की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत थी। खासकर उनका युवा नेता बुरी तरह घायल होने के बावजूद वो अब भी सबसे आगे खड़ा होकर बाकी लोगों की रक्षा कर रहा था। उसके शरीर से बहने वाला खून सुनहरे रंग का था। दिलचस्प ह्यूमन एम्परर बॉडी। मेरी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। सेलेस्टियल वर्ल्ड में ह्यूमन एम्परर बॉडी को एक बेहतरीन फिजिक माना जाता है।
बेशक इसकी तुलना मेरे इमॉर्टल बॉडी से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इसे सही तरीके से विकसित किया जाए तो सेंट बनना बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी जगह पर मुझे ऐसा इंसान मिलेगा। खैर, मिलना भी एक तरह की किस्मत ही है। आज मेरा मूड अच्छा है तो बिना ज्यादा सोचे एक छोटी सी मदद कर ही देता हूं। ये सोचकर मैंने अपने पास रखी फ्रूट ट्रे से एक लाल रंग का फल उठाया जिसे मैंने अभी तक नहीं खाया था और उंगली से हल्का सा उछाल दिया। अगले ही पल आधा खाया हुआ लाल फल रोशनी की एक किरण बन गया और एक पल में 1000 मील की दूरी तय करके सीधे उस ह्यूमन एम्परर बॉडी वाले नौजवान के सामने जा पहुंचा। घाटी के भीतर यंग मास्टर भागिए, हम इन्हें रोकेंगे, एक वफादार गार्ड नौजवान के सामने खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए अपनी सोल को विस्फोटित कर दिया। अगले ही पल वो आग के समंदर में बदल गया जिसने उन डेमोनिक बीस्ट्स को कुछ देर के लिए रोक लिया। अंकल वॉलन नौजवान की आंखें फटी रह गईं, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। वे सेंट्रल प्रोविंस के एक प्राचीन घराने के वारिस थे। जब ब्लैक रिबेलियन शुरू हुआ तो उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब वे उस घराने की आखिरी बची हुई चिंगारियां थे जो लाशों के पहाड़ और खून के समंदर पार करके यहां तक पहुंचे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनका सफर भी यहीं खत्म होने वाला है। यंग मास्टर, हम गार्ड वॉलन की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दे सकते। हमें तुरंत निकलना होगा। बाकी लोग उस नौजवान को खींचते हुए भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी आसमान से लाल रोशनी की एक किरण नीचे उतरी और सीधे नौजवान के सामने आकर रुक गई। वो आधा खाया हुआ लाल फल था। सब लोग वहीं के वहीं स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? क्या सच में आसमान से कोई वरदान उतर आया है? नहीं, एक फल। वो नौजवान भी हैरान रह गया, लेकिन जैसे ही उसने उस फल से निकलती लाइफ एसेंस को महसूस किया, इतनी विशाल कि उसकी रूह तक कांप उठी, वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर वो इस फल का आधा हिस्सा भी खा ले तो न सिर्फ उसके सारे जख्म तुरंत भर जाएंगे बल्कि उसकी कल्टीवेशन भी सीधे आगे बढ़ जाएगी। ये एक डिवाइन फ्रूट था। यकीनन ये किसी डिवाइन बीइंग का दिया हुआ डिवाइन फ्रूट था। बिना एक पल की हिचकिचाहट कि उसने किसी और बात की परवाह किए बिना फल उठा लिया और सीधे मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर भयानक एनर्जी फूट पड़ी। जो शरीर अभी कुछ देर पहले बुरी तरह घायल होकर मौत के करीब था, वो एक पल में पूरी तरह ठीक हो गया। सुनहरी ब्लड एनर्जी आसमान की तरफ उठी और उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ने लगी। मिडिल डाउ सीकिंग रेल्म, लेट डाउ सीकिंग रेल्म, पीक डाउ सीकिंग रेल्म, 7th रेल्म, हार्ट शेकिंग रेल्म। एक चमत्कार, सचमुच एक चमत्कार। कौन सी डिवाइन बीइंग हमारी मदद के लिए आई है? दोनों तुरंत उस दिशा में मुड़े जहां से फल आया था, यानी रेवनफॉल सिटी की तरफ, और गहरी श्रद्धा से झुक गए। धन्यवाद सीनियर, हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं लियांग किसी दिन इस विद्रोह को दबा सका तो मैं आपके लिए जरूर एक मंदिर बनवाऊंगा और आपकी मूर्ति स्थापित करूंगा। दिन रात आपकी पूजा करूंगा। 9 ड्रैगन पालनक्विन के अंदर बैठा मैं उनकी भावुक बातें सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मंदिर और मूर्ति की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए तो ये बस हाथ का एक मामूली इशारा था। ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई अरबपति सड़क किनारे किसी भिखारी की तरफ एक सिक्का उछाल दे और बाद में उसे ये भी याद न रहे कि वो आदमी कैसा दिखता था। लेकिन तभी पूरा शैडोमेयर कॉन्टिनेंट बिना किसी चेतावनी के जोर से कांप उठा। शैडोमेयर कॉन्टिनेंट के सबसे गहरे हिस्से, स्काई ब्यूरियल वेल, जो 7 फोर्बिडन जोन्स में सबसे खतरनाक माना जाता था, वहां से एक ऐसी ऑरा आसमान की तरफ उठी जो पहले के सभी डार्क सॉवरेन से भी करोड़ों गुना ज्यादा भयावह थी। उस ऑरा ने पूरी दुनिया के कॉस्मिक लॉस को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। यहां तक कि जमीन साफ कर रहे स्काईब्लेड लीजन के सैनिक भी अपनी जगह रुक गए। स्काई ब्यूरियल वेल की तरफ देखते हुए उनके चेहरे गंभीर हो गए। पैलनक्विन के बाहर आंखें बंद करके आराम कर रहे 3rd एल्डर मैग्नस ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में लड़ाई का उत्साह चमक उठा। आखिरकार कुछ दिलचस्प मिला। 17th रेल्म, सेंट लेवल का एक डार्क सॉवरेन। दिलचस्प। अब जाकर मैं अपनी मसल्स ठीक से स्ट्रेच कर पाऊंगा। स्काई ब्यूरियल वेल, शैडोमेयर कॉन्टिनेंट के 7 फोर्बिडन जोन्स में सबसे खतरनाक जगह कहा जाता था कि यह प्राचीन युग के गॉड्स और डीमंस का युद्ध क्षेत्र था, जहां एक से ज्यादा ट्रू गॉड्स और ट्रू डीमंस दफन थे। यहां दुख और मौत की ऑरा मिलकर पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे भयावह डेथ जोन बनाती थी। डार्क अपराइजिंग शुरू होने से पहले भी ये जगह हर कल्टिवेटर के लिए एक बुरा सपना थी। यहां तक कि सेंट्स भी यहां कदम रखने से पहले अपनी मौत के लिए तैयार रहते थे। और अब जैसे ही वो भयानक ऑरा पूरी तरह जागी, पूरा आसमान जोर से कांप उठा। गॉड्स और डीमंस की हड्डियों से बने विशाल पहाड़ गर्जना के साथ ढह गए। खून जैसी लाल सूखी धरती पर गहरी दरारें खुल गईं और उन दरारों से गीजर की तरह अंतहीन डेथ ऑरा फूटने लगी। मुझे जगाने की हिम्मत किसने की? उस आवाज में एक अजीब जादुई ताकत थी। सिर्फ उसकी आवाज सुनते ही पूरे सेंट्रल प्रोविंस, बल्कि पूरे शैडोमेयर कॉन्टिनेंट का हर जिंदा इंसान अपनी रूह की गहराई तक कांप उठा। शैडोमेयर कॉन्टिनेंट के लोग, जिन्हें स्काईब्लेड लीजन के आने से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, एक बार फिर गहरी निराशा में डूब गए। ओ नहीं, ये क्या है? स्काई ब्यूरियल वेल की सबसे गहराई में जो चीज थी वो जाग गई। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तवे से निकलकर सीधे आग में गिरने जैसी हालत हो गई। अनगिनत कल्टिवेटर्स के चेहरे राख की तरह सफेद पड़ गए। कुछ कमजोर इरादों वाले लोगों की आत्माएं तो उस ऑरा के दबाव में वहीं कुचल गईं और वे खड़े खड़े ही मर गए। यहां तक कि ह्यूमन एम्परर बॉडी वाला युवा लियांग, जिसकी कल्टिवेशन अभी अभी डिवाइन फ्रूट रेल्म से ऊपर पहुंची थी, अब पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसका शरीर उसके काबू से बाहर कांप रहा था। कितना डरावना ऑरा है ये तो पक्का किसी इमॉर्टल का ऑरा है। उसके पास खड़े गार्ड्स भी जमीन पर ढेर हो गए। उनमें खड़े रहने तक की ताकत नहीं बची थी। उस ऑरा के सामने उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयंकर तूफान में फंसी छोटी सी नाव हो जो किसी भी पल पलट सकती है। अनगिनत जीवों की डरी हुई नजरों के सामने हेवन ब्यूरियल कर्टन के बीचों बीच एक विशाल काले पत्थर का ताबूत धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। उस पत्थर के ताबूत पर सूरज, चांद और तारों के साथ पूरे ब्रह्मांड के जन्म और विनाश के चिन्ह बने हुए थे। एक के बाद एक बेहद घने ऑरा उसके भीतर से डरावने तरीके से फैलने लगे। एंशिएंट कॉन्टिनेंट इमॉर्टैलिटी पाने के लिए उसने खुद को ब्लेड से काटने और अनंत अंधकार में गिरने तक की परवाह नहीं की थी। वो अभी भी जिंदा है।
अनगिनत युगों से जीवित कुछ पुराने मॉन्स्टर्स जो कई प्राचीन रहस्य जानते थे निराशा से चीख उठे। एक स्यूडो एम्परर। उनकी नजरों में ऐसे अस्तित्व के जागने का मतलब था कि पूरा शैडोमियर कॉन्टिनेंट अब बिना किसी उम्मीद के रह जाएगा। क्रैक पत्थर के ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। स्याही जैसे काले नाखूनों वाला एक सूखा पीला हाथ ताबूत के किनारे पर आकर टिक गया। फिर फटे पुराने पीले वस्त्र पहने, सिर पर शाही मुकुट धारण किए, बेहद दुबले चेहरे वाला एक आदमी धीरे धीरे ताबूत से बाहर बैठ गया। सिर्फ उसके बैठने भर से पूरे शैडोमियर कॉन्टिनेंट का स्पेस किसी शीशे की तरह इंच इंच टूटने लगा। उसके चारों ओर अनगिनत लॉ चेन्स बनी और अगले ही पल एक एक करके टूट गईं। उसकी खाली आंखों के गड्ढों में दो भूतिया नीली सोल फ्लेम्स धीरे धीरे जल उठीं। उसकी नजर स्पेस और टाइम को चीरती हुई सीधे रेवनफॉल सिटी के ऊपर खड़े उन गोल्डन आर्मर्ड नाइट्स पर जा टिकी जिनका ऑरा इस दुनिया के लिए बिल्कुल अजनबी था। आउटसाइडर्स, डार्क किंग की कर्कश आवाज फिर गूंजी। इस बार उसमें हल्का सा शक भी था। दिलचस्प, तुम सच में वर्ल्ड बैरियर को तोड़कर मेरी विश्राम स्थली तक पहुंच गए। क्या तुम भी इस दुनिया के पके हुए ट्रू एसेंस के लिए आए हो? वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके शरीर से एक ऐसा भयावह ऑरा निकला मानो पूरे आसमान के नीचे वही अकेला सर्वोच्च अस्तित्व हो। अफसोस, तुम बहुत देर से आए। इस दुनिया का ट्रू एसेंस अब मेरा है, और अब जब तुम खुद यहां आ गए हो तो इस दुनिया के साथ साथ तुम भी मेरे इमॉर्टल पाथ का हिस्सा बन जाओ। इतना कहते ही उसने अपना सूखा हुआ हाथ उठाया और रेवनफॉल सिटी की तरफ हल्के से दबा दिया। न कोई धरती हिला देने वाला धमाका हुआ, न ही दुनिया को खत्म कर देने वाला कोई दृश्य, लेकिन उस एक हल्के से दबाव के साथ ही पूरे सेंट्रल प्रोविंस का आसमान और धरती मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने पकड़ लिया हो। स्पेस, टाइम, लॉज, स्पिरिचुअल एनर्जी, सब कुछ भीतर की तरफ सिकुड़ने और ढहने लगा। हर किसी को सांस लेना तक मुश्किल लगने लगा। और ठीक उसी पल जब शैडोमियर कॉन्टिनेंट का हर जीव मान चुका था कि दुनिया का अंत आ गया, स्काईब्लेड लीजन के भीतर से अचानक जोश और एक्साइटमेंट से भरी जोरदार हंसी गूंज उठी। उस हंसी ने डार्क किंग के दबदबे वाले ऑरा को भी दबा दिया। सिर्फ एक सेंट और खुद को किंग कहता है। मैग्नस आर्मी फॉर्मेशन से आगे बढ़ा। उसके शरीर से निकलती बैटल इंटेंट किसी ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी। ऊपर से दबाते हुए उस विशाल काले हाथ को देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सा डर नहीं था। उल्टा वो इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगले ही पल उसका शरीर अविश्वसनीय स्पीड से फैलने लगा। 1000 फीट, 10,000 फीट, 1,00,000 फीट। पलक झपकते ही मैग्नस एक विशाल वॉर गॉड बन चुका था, जिसका सिर आसमान को छू रहा था और पैर धरती पर टिके थे। उसके पूरे शरीर पर सुनहरी ब्लड एनर्जी की लपटें जल रही थीं और उसकी हर इंच मसल विस्फोटक ताकत से भरी हुई थी। एक भयानक सॉवरेन प्रेशर आसमान की ओर उठता है और डार्क सॉवरेन एम्परर की घमंडी ऑरा को पल भर में चकनाचूर कर देता है। क्या डार्क सॉवरेन एम्परर की खाली आंखों के गड्ढों में जल रही दो सोल फ्लेम्स जोर से कांप उठी। उसके सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वो साफ तौर पर हैरान था। उसी लेवल का एक पावर हाउस, लेकिन उसकी ब्लड एनर्जी इतनी भयानक थी और उसके लॉज इतने ऊंचे थे कि वो खुद उससे भी ऊपर महसूस हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो तो सबसे ताकतवर था। बाहरी दुनिया ऐसा पावर हाउस कैसे पैदा कर सकती है? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, मैग्नस की पहाड़ से भी बड़ी मुट्ठी पहले ही ऐसी ताकत के साथ गरज चुकी थी जो मानो स्वर्ग और धरती को चीर दे ब्रेक। उसकी गरज पूरे आसमान में गूंज उठी। दोनों की सबसे ताकतवर शक्तियां हवा में जोरदार धमाके के साथ टकराईं। सबको लगा कि अब आसमान टूट जाएगा और धरती फट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डार्क सॉवरेन एम्परर का वो हाथ जो पूरे रेल्म को मिटाने के लिए काफी था, मैग्नस की पूरी तरह हिंसक मुट्ठी के सामने कागज की तरह बिखर गया। एक ही मुक्के में उसका हाथ चकनाचूर हो गया। सुनहरी पंच ऑरा बिना जरा भी रुके सीधे डार्क सॉवरेन एम्परर के शरीर से जा टकराई। 17th रेल्म सेंट और 18th रेल्म सॉवरेन के बीच भले ही सिर्फ एक रेल्म का फर्क था, लेकिन असल में वो सेंट पाथ और इमॉर्टल पाथ के बीच का विशाल अंतर था। और सबसे बड़ी बात, मैग्नस कोई साधारण सॉवरेन नहीं था। डार्क सॉवरेन एम्परर का कभी न टूटने वाला स्यूडो एम्परर बॉडी फटे हुए बोरे की तरह पीछे उड़ गया। वो जोर से स्काई ब्यूरियल कर्टन की गहराइयों में जा टकराया और देवताओं व राक्षसों की हड्डियों से बने विशाल पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। एक मुक्का, सिर्फ एक मुक्का, और डार्क सॉवरेन एम्परर, जिसने पूरे शैडोमियर कॉन्टिनेंट को निराशा में डुबो दिया था, हवा में उड़ गया। पूरे शैडोमियर कॉन्टिनेंट में ये लड़ाई देख रहा हर जीव सन्न रह गया। लियांग मुंह खोले खड़ा था। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा। कुछ देर पहले जिन बुजुर्गों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, अब उनके चेहरे सदमे से पूरी तरह सुन थे। ये हो क्या रहा है? स्क्रिप्ट तो ऐसी नहीं थी। 9 ड्रैगन पैलेंक्विन के अंदर बैठा मैं ये सब देख रहा था और अनायास ही होंठ सिकोड़ लिए। अंकल मैग्नस हमेशा की तरह बेरहम थे। वो आराम से लॉस की ताकत से इस लड़ाई को खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीधे मुट्ठी चलाना ही चुना। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मैंने लापरवाही से एक और स्पिरिट फ्रूट उठाया और उसका एक टुकड़ा खा लिया। तुम आखिर हो कौन? स्काई ब्यूरियल वैली के खंडहरों के बीच डार्क सॉवरेन एम्परर बुरी तरह घायल हालत में रेंगते हुए बाहर आया। उसकी छाती पर मुट्ठी का गहरा निशान था। उसका पीला चोगा फट चुका था और सिर पर रखा शाही ताज भी टेढ़ा हो गया था। उसकी भूतिया नीली सोल फ्लेम मैग्नस के आसमान तक फैले धर्मा बॉडी को घूर रही थी। उसकी आवाज सदमे, गुस्से और अविश्वास से भरी हुई थी। तुम इस दुनिया के नहीं हो। तुम्हारे लॉज, तुम्हारा टाओ इस दुनिया के नहीं है। तुम सेलेस्टियल वर्ल्ड से आए हो। तुम वर्ल्ड क्रॉसिंग करके यहाँ क्यों आए हो? अब जाके उसे सच्चाई समझ आई। ये पूरा ग्रुप इस दुनिया का था ही नहीं। बहुत बोल लिया। मैग्नस ने अपना कान खुजलाया। उसके चेहरे पर साफ बेसब्री थी। वो ऊपर से डार्क सॉवरेन एम्परर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई कसाई कटने का इंतजार कर रहे। मुर्गे को देखता है, बकवास बंद करो, जल्दी अपना असली रूप दिखाओ। मेरे यंग मास्टर की गाड़ी खींचने वालों की कमी है। मुझे लगता है तुम ये काम ठीक से कर लोगे। गाड़ी खींचने वालों की कमी है। जैसे ही मैग्नस के मुंह से ये शब्द निकले, पूरी दुनिया एक पल के लिए शांत हो गई। डार्क सॉवरेन एम्परर की खाली आंखों में जल रही दोनों सोल फ्लेम जोर से कांप उठी, मानो अभी बाहर निकल आएंगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है। वह महान डार्क सॉवरेन एम्परर बीते युग का सबसे शक्तिशाली शासक, और अब कोई उससे कह रहा था कि वो घोड़ा बनकर गाड़ी खींचे। ये उससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी? तुम मौत मांग रहे हो।